ScholarBit Society UET Student Chapter in collaboration with the ScholarBit Society IIUI Students Chapter. Our speaker for today's webinar is Mr. Salman Ahmed Bhutta. He is an Erasmus Plus Scholarship awardee, currently pursuing his master in nuclear and subnuclear physics from the University of Bologna, Italy. He serves as an international ambassador at the University of Bologna and is the founder of Air University Astronomical Society. He is also an active member of the Association of Italian Physics Students and Scienze Indipendenti. His inspiring journey and expertise in winning scholarship despite CGPA challenges make him an excellent guide for aspiring scholars. Before we dive into this exciting journey of learning, a quick note: please ensure your cameras are off and microphones muted to avoid any disruptions. If you have any question, you can ask at the end of the session or feel free to raise your hand or drop them in the chat box. Now, without further delay, let's begin the webinar. Over to you, Mr. Salman Ahmed Bhutta. You may proceed, sir. Welcome, Salam. Thank you so much for the introduction. मुझे बस कंफर्म कर दे मेरी आवाज आ रही है ठीक से? Yes, sir. स्क्रीन शेयर करता हूँ. स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes. Okay. So thank you so much for everyone joining. तकरीबन 67 लोगों ने ज्वाइन कर लिया और जैसे जैसे ज्वाइन करते जाएंगे हम फर्दर उनको ऐड करते जाएंगे. ओके, सो जैसे कि मैडम ने मेरा तारुफ करवाया है, मैं इसको थोड़ा सा जो है इजी तरीके से लेकर चलना चाहूँगा. आपको तारुफ से या इंट्रोडक्शन से ये लग रहा होगा कि हम बहुत ज़्यादा कोई एक प्रोफेशनल डिस्कशन के अंदर जाने वाले हैं और मैं बहुत ज़्यादा हैवी वर्ड यूज़ करूँगा और आपको समझने में मुश्किल होगी. लेकिन इस पूरे सेशन का या इस पूरे सेमिनार का मेन जो मुद्दा या मेन जो पर्पज़ है वो ये है कि उन सारे लोगों के लिए या वो सब स्टूडेंट्स जो कि बाहर जाना चाहते हैं, स्टडी करना जाना चाहते हैं, लेकिन उनका प्रॉब्लम जो है वो CGPA है और वो इस चीज़ में भी स्ट्रक हो जाते हैं कि हम किससे ये बात डिस्कस करें या फिर ये बात पूछनी चाहिए या नहीं पूछनी चाहिए. इस सारी लूप के अंदर फंस के वो लोग जो है स्कॉलरशिप अटेन नहीं कर सकते हैं. तो आप लोगों ने इस सेशन को बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल समझना है, ठीक है. मैं बस ऐसे समझना है जैसे आपका कोई भाई आया, वो आपको चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है और उसके अंदर ये है कि अगर आप दरमियान में क्वेश्चन पूछेंगे तो मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी. तो आप ये ट्राई करें कि आप जितने भी क्वेश्चन हैं उनको इकट्ठा कर लें और एंड पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है. और इसका मेन पार्ट होगा वो बेसिकली Q&A नहीं होगा कि मैं जो चीज़ एक्सप्लेन करूँगा उनमें से मे भी ये हो सकता है कि आपको 4 चीज़ें पता हों या ये भी हो सकता है आपको सारी चीज़ें ही पता हों या ये हो सकता है कि आपको कोई एक चीज़ भी पता ना हो. तो मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूँगा कि अगर कोई भी शख्स है वो अपनी स्कॉलरशिप अटेंड करने की जर्नी बिल्कुल स्टार्ट करना चाहता है और उसका मेन प्रॉब्लम ये है कि उसका CGPA जो है वो कम है. कितना कम है, कितना है, वो हम इस सेशन के अंदर देखेंगे. तो उसको एक बेसिक रोड मैप मिल जाए, ठीक है. अब ज़रूरी नहीं है कि यही वाला रोड मैप फॉलो किया जाए, इसके अलावा बहुत ज़्यादा रोड मैप्स हो सकते हैं, लेकिन मेरी अपनी असेसमेंट के और मेरे अपने एक्सपीरियंस बेस पे मुझे ये लगता है कि अगर इन तरीकों को फॉलो किया जाए तो आप एक बेहतर तरीके से चीज़ों को गेन कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन एसेंशियल क्यों होता है, जैसे कि मैडम ने मेरा तारुफ कराया. अब इसकी एक रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी XYZ है वो इस सेशन को अटेंड कर रहा है. अगर ये ऐसी एग्जांपल है कि आपको कोई एक बात, फॉर एग्जांपल आप बीमार हैं, आपको एक बात जो है वो डॉक्टर कहता है कि ये वाली दवाई आपके लिए बेहतर है या ये दवाई आप खाएंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, और दूसरा कोई XYZ कोई गली में चलता हुआ बंदा बताएगा, आप ऑब्वियसली उस बंदे की बात को फोकस करेंगे जो कि डॉक्टर है, जो उस फील्ड का एक्सपीरियंस है, ठीक है. मैं इस सारी सिचुएशन में ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ या ये वो चीज़ें, ठीक है. मैं जस्ट ये चीज़ पॉइंट करना चाह रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन जब आपको दिया जाता है तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि वो अपना जो है एक अटेंशन जो है उसको इस्टेब्लिश कर लेती है कि अगर ये शख्स ये वाली बात कर रहा है तो इसके बैक एंड पे ये रीजंस हैं, ठीक है. ओके, तो आज का एजेंडा जो होगा उसके अंदर हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आएंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास अगर लेट्स सपोज CGPA कम होता है, कितना कम होता है वो भी देखते हैं. उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है. उसके बाद मैं फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर डिस्कस करूंगा, जो फर्स्ट ऑप्शन है उसके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर डिस्कशन करूंगा. इसके ऊपर हमारा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा
टू सेकंड। उसके सेकंड ऑप्शन की हम स्पेसिफिकली कुछ टिप्स के ऊपर बात करेंगे और फिर हम क्लोजिंग रिमार्क्स करेंगे, ठीक है। अगेन मैं इसको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मल रखना चाह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कोई ऐसे आपको ना फील हो कि कोई बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी इंसान है जो डिस्कशन कर रहा है और मुझे जो है उसकी बात चुप करके सुननी है, ठीक है। आप ऐसे समझे कि आपका कोई भाई है, वो आया आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। आपको जो भी प्रॉब्लम आती है एट द एंड हम उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अगेन जैसे मेरा, क्योंकि ये स्लाइड्स मैंने पहले बनाई थी तो अब उन्होंने मेरा तारुफ करवा दिया, लेकिन अगेन मैं शुरू कर देता हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने भी जो है, तो मैं बोलोनिया के अंदर मास्टर्स इन न्यूक्लियर सब न्यूक्लियर फिजिक्स कर रहा हूँ और फुली फंडेड स्कॉलरशिप के ऊपर है। इसके साथ साथ मैं स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम होता है कि जैसे मैं अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, न्यूक्लियर सब न्यूक्लियर डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब मेरा पर्पज, आवाज आ रही है मेरी? जी जी। ओके ओके, ठीक है। अब मेरा स्टूडेंट एम्बेसडर्स का ये पर्पज होता है कि आपके जितने भी आपकी कंट्री से लोग न्यूक्लियर सब न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आना चाह रहे हैं, तो उनको आप बेसिकली गाइड करेंगे। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से एक प्रोग्राम होता है, इसके अंदर प्रॉपर आपकी असेसमेंट होती है और आपका सारा कुछ इंक्लूड होता है। उसके बाद ये जो साइंस इंडिपेंडेंसी है, ये एक जैसे हमारे पास तो बेसिकली स्टूडेंट यूनियंस खत्म हो गई हैं, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट यूनियंस एग्जिस्ट करती हैं। अब ये जो है ये फिजिक्स की स्टूडेंट यूनियन है। अब इनका काम जो होता है वो ये होता है कि आप फिजिक्स के लिए फिजिक्स डिपार्टमेंट के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप यूनिवर्सिटी के डीन के पास लेके जाएं कि हमारे डिपार्टमेंट में ये प्रॉब्लम, इन कोर्स में ये मसला तो इसका मैं एक्टिव मेंबर हूँ। अगर इससे हम बैकएंड पे जाएं तो प्रीवियसली मेरी एजुकेशन जो है वो यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से बैचलर्स इन फिजिक्स मैंने किया है और इसके साथ साथ एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी जो है इसको मैंने एस्टेब्लिश किया था कुछ दूसरे मेंबर्स के साथ मिलकर। नासा स्पेस एक्स को जो है वो इस्लामाबाद लीड के तौर पे मैंने लीड किया था। राह कमर आपको पता होगा स्पेस साइंस से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नेशनल कोऑर्डिनेटर मैं रह चुका हूँ। स्पाई जो है ये एक ऑप्टिक्स की सोसाइटी है, इसका जनरल सेक्रेटरी के तौर पे मैंने सर्व किया। IAAC इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल एंड एस्ट्रोफिजिक्स कंपटीशन, इसका मैं रीजनल एम्बेसडर रहा हूँ। और एसमी आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसका मैं डिपार्टमेंटल हेड था। अब इस सारे, जैसे मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, ये सारा बिल्कुल एक हम जिसे उर्दू में हम कहते हैं सियाको उस बात मैंने आपको बता दी। अब हम इस सेशन की तरफ स्टार्ट करते हैं। ओके, अब बेसिकली हमारे पास नॉर्मली हम जीपीए को जो है सीजीपीए को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है बिलो 2.5, एक होता है 2.5 टू 3, 3.5 एंड 3.5 टू 4, ठीक है। आज का हमारा जो सेशन होगा वो 2.5 से 3 के दरमियान जितने भी स्टूडेंट्स लाई करते हैं उनके लिए होगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं 3.5 या 4 के दरमियान जिनका लाई करता है तो वो इजीली फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे जा सकते हैं, वो इजीली जो है वो कॉमनवेल्थ की तरफ जा सकते हैं, उनको इरास्मस बड़ी इजीली मिल जाता है। इवन 3 से 3.5 जो होता है उनको भी इरास्मस काफी इजीली मिल जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो सेगमेंट होता है ना 2.5 और 3.0, इसके अंदर मैक्सिमम पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जो मतलब मैक्सिमम एवरेज में बात करो, ज्यादा स्टूडेंट्स इसी के अंदर लाइक करते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। अब इनका प्रॉब्लम ये आता है कि अगर मैं अपने आप को इंक्लूड करता हूँ क्योंकि मैंने ये सेशन इसलिए रखा है कि क्योंकि मेरा खुद सीजीपीए जो था बैचलर का वो 2.93 था, ठीक है। अब क्योंकि मैं इस सिचुएशन में था, मैं इस सिचुएशन से निकला हूँ, तो मैं स्पेसिफिकली ऐसे नहीं है कि मेरा 3.5 था तो मैं आपको 2.5 की गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है। अब हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे अप्लाई करते हैं, हम कॉमनवेल्थ पे तुर्किया में अप्लाई करते हैं, हम एरास्मस पे अप्लाई करते हैं, जितनी भी हमारी हंगरी की स्कॉलरशिप पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। हमारा मेन प्रॉब्लम आता है सबसे पहले सीजीपी चेक करते हैं, बाकी सारी चीजें बाद में चेक करते हैं और हमें वहीं पे वो निकाल दिया जाता है। हम लोग क्या करें? अब एक ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको ये कह दिया जाता है कि अगर आपका 3 से कम सीजीपीए तो आप अप्लाई नहीं कर सकते और आप स्कॉलरशिप अटेन ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक बिल्कुल झूठ है, मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल बैठा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि आप ऐसे करते हैं कि आप गलत जगह फोकस कर रहे होते हैं। मतलब ये ऐसी है कि आपको अपनी एक्सपर्टीज नहीं सही से पता, या आपको ये नहीं पता कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पे है, ठीक है। अगर आप 2.9, 2.8, 2.7 के साथ फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के ऊपर दिलो जान जितनी मर्जी मेहनत के साथ भी अप्लाई करें, आपका वहाँ पे मतलब ये फैक्ट है, जो फैक्ट है उसमें नहीं होगा, ठीक है।
तो रेदर देन अपनी सारी एनर्जीज वहां पे जाया करने के जहाँ पे आपका बहुत कम चांस है, 0.1% चांसेस हैं, अब वहां पे अगर सारी मेहनत लगा दें या उन ऑप्शंस के ऊपर ज्यादा फोकस कर लें जहाँ पे आपके 90 to 95% चांसेस हैं, तो वो बेहतर है रेदर देन इस चीज के ऊपर रोते रहना कि मेरा सीजीपीए कम था और मैं वहां पे नहीं जा सका, ये नहीं जा सका। ठीक है, तो हम स्पेसिफिकली इस सेगमेंट के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, अब आता है कि मेरा सीजीपीए लो है। ठीक है, अब उसके बाद एक बंदा है जिसका सीजीपीए लो है लेकिन वो तकरीबन 50 लाख से 1 करोड़ जो है वो अफोर्ड कर सकता है, 1.5 करोड़ अफोर्ड कर सकता है, तो उसको और कुछ भी नहीं करना चाहिए, उसको सीधा ऑस्ट्रेलिया और यूके चले जाना चाहिए। ठीक है, उसको ना इस झंझट में पड़ना चाहिए, उसको ना ये सेमिनार अटेंड करना चाहिए। ठीक है, जिसके पास इतने पैसे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि कोई बंदा जिसके पास 25 से 30 लाख रुपए हैं, ठीक है, वो चुप करके फ्रांस चला जाए, उसको भी ये सेशन अटेंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम आती है उसके लिए जो मेरे तरह का गरीब है, जिसके पास पैसे भी नहीं है, उसका सीजीपीए भी लो है। अब मैं क्या करूं? पर मैंने करना भी बाहर से ही मास्टर्स है। ठीक है, मैंने स्कॉलरशिप भी फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, फुली फंडेड स्कॉलरशिप लेनी। ठीक है, तो मैं किन ऑप्शन की तरफ जाता हूँ? अगेन मैं इधर दोबारा रिपीट करूंगा, ये जो चीजें मैं मेंशन कर रहा हूँ जस्ट यही ऑप्शंस नहीं है कि आप जस्ट फ्रांस ही नहीं जा सकते, आप जस्ट यूके सा मैप बनाया है। ठीक है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, बहुत ज्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब मैं जैसे मैंने बोला कि आज मैं दो ऑप्शंस के ऊपर डिस्कशन करूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास जस्ट यही दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप 30 मिनट के अंदर या 1 घंटे के अंदर सिर्फ इतनी ही डिस्कशन कर सकते हैं, अदर ऑप्शंस भी हैं। ठीक है, अब एक एक ऑप्शन के ऊपर बैठ के हम घंटा घंटा अलग अलग डिस्कशन भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बेसिक सा रोड मैप दे देना है जिसके ऊपर आप चल के और ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। ठीक है, अगर आपके पास सीजीपीए भी कम है और आपके पास पैसे भी नहीं है, ठीक है, फिर आप या तो 1 साल का गैप ले सकते हैं या 1 साल का गैप अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है या फिर एआई का स्टूडेंट है या साइबर सिक्योरिटी का स्टूडेंट है, वो ये होता है कि उनकी जॉब इजीली, रिलेटिवली इजी उनकी जॉब्स हो जाती हैं, तो उनके लिए होता है कि वो गैप का अगर 1 साल का गैप कर भी लें तो उसके अंदर वो जॉब साथ साथ अप्लाई करते हैं तो उनका ये साइड चल जाती है। लेकिन अगर मेरे जैसा कोई शख्स है जिसने फिजिक्स किया हुआ है या मैथमेटिक्स वाला है, उनको रिलेटिवली जॉब इतनी इजीली नहीं मिलती है। ठीक है, तो हम 1 साल के गैप की तरफ नहीं जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अगर हम 1 साल का गैप लेंगे तो हम उस 1 साल में करेंगे क्या। ठीक है, तो ये अब फिर दो ऑप्शन आपके पास अगेन आ जाती है। ठीक है, अगर आप 1 साल का गैप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इटली के ऑप्शन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दें। ठीक है, 1 साल के गैप का क्योंकि मैंने ये ऐसे नहीं है कि कहीं पे उनके डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखा हुआ है कि आपका 1 साल लगेगा ही लगेगा, या कहीं पे ऑफिशियली उनकी तरफ से अनाउंस है कि आपके इस प्रोसेस के अंदर 1 साल लगेगा। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, कि मेरा तकरीबन साल सवा साल तकरीबन इस सारे प्रोसीजर के अंदर लग गया था। ठीक है, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है या आप अपना 1 साल एक्स्ट्रा जाया नहीं करना चाहते, तो फिर आप इस ऑप्शन की तरफ उस तरह से ना जाए, फिर आप किस तरफ जाएं, फिर आप चाइना और कोरिया की तरफ। फिर आपको लगता है कि मैं अभी और मैं साल भी नहीं जाया करना चाहता और मैं अभी इसी साल के अंदर मैं अपना मास्टर्स शुरू करना चाहता हूँ, कोरिया आर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये है। ठीक है, ओके, अब ये मैं ये बात करना रहा हूँ कि ये जो मैंने बिल्कुल पीछे से एक्सप्लेन किया कि मैं कोई इधर बैठ के आपको यूट्यूब कंटेंट एक्सप्लेन नहीं करने वाला कि ये अप्लाई करने का ये तरीका है, ये अप्लाई करने का ये तरीका है, जैसे यूट्यूब वीडियो होती है। ठीक है, मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बयान करूंगा, ट्राई करूंगा कि ये जो मेरा सेशन है ये मतलब मैं कम से कम बात करूं और क्यूएन हम मैक्सिमम टाइम पर रखें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपके क्वेश्चंस क्या है, मुझे नहीं पता आपके कंसर्न्स क्या हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल एक जर्नल वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों को। असल में प्रॉब्लम्स जो होंगी वो क्यूएनए के सामने आएंगी और एक्चुअल जो आपको गाइडेंस मिलेगी वो क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर मिलेगी। ठीक है, तो मेरे जितने भी पर्सनल एक्सपीरियंस गेम है वो मैं इसके अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, सबसे पहले हम इटली को स्टार्ट करते हैं। अब इटली का जो सारा प्रोसीजर है वो आपका ईच एंड एवरीथिंग ऑनलाइन है। ठीक है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी होता है कि आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपने भेजने होते हैं। ठीक है, लीगलाइजेशन के लिए कुछ ये होता है कि आपने पाकिस्तान की एम्बेसी के अंदर ही भेजने होते हैं। ठीक है, तो वो सारा प्रोसीजर इटली का बिल्कुल भी नहीं है, इसका ईच एंड एवरीथिंग आपकी ऑनलाइन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ये है कि सम यूनिवर्सिटीज हैव एप्लीकेशन फीस, कुछ की एप्लीकेशन फीस होती है लेकिन काफी ज्यादा यूनिवर्सिटीज ऐसी एग्जिस्ट करती है जिनकी एप्लीकेशन फीस नहीं होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा काफी
लोगों को काफी कोई प्रॉब्लम आती है कि आइल्स जरूरी होगा या नहीं होगा। ठीक है, मैंने खुद जब एडमिशन में अप्लाई किया था तो मेरा एडमिशन जो था वो आइल्स के बगैर ही सिक्योर हो गया था इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के ऊपर। ठीक है, इसकी एक रीजन ये है कि यहाँ पे जो इटालियंस हैं वो इंग्लिश को ऐसा जो इवन अपनी डेली लैंग्वेज के अंदर भी, ठीक है, उन्होंने उसको सेकेंडरी लैंग्वेज ही रखा हुआ है। तो 90 to 95% यूनिवर्सिटी जो होती है वो आइल्स के बगैर आपको एडमिशन दे देती है। लेकिन ये वाली चीज हम वीजा प्रोसेस के अंदर डिस्कस करेंगे कि आपका जो होता है जो वीजा फाइल होती है उसके अंदर अगर आपका आइल्स का डॉक्यूमेंट लगा हो तो वो ये होता है कि आपको वो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट के अंदर आते हैं और आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट एडमिशन के लिए काफी होता है। उसके बाद आपका इसके अंदर एक चीज आपको मैं बता दूं कि इटली के अंदर एडमिशन सिक्योर करना बहुत ज्यादा ईजी है। मतलब जिस रेंज की मैंने बात की है, जिस सीजीपीए की बात की, हम स्पेसिफिकली उसी सीजीपीए के ऊपर अब सारा जा रहे सर हैं। जी जी सर डिस्टॉर्शन हो रही है, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। एक मिनट। अब कुछ बेहतर हुई है? हेलो। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। ओके, तो जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि इस सीजीपीए के साथ आपका इटली के अंदर एडमिशन सिक्योर करना बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ उनका क्राइटेरिया इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है। जैसे आप यूएसए की बात कर लेते हैं या स्विट्जरलैंड की बात कर लेते हैं या नॉर्वे की बात कर लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपका रिलेटिवली बहुत ज़्यादा मतलब सीजीपीए रिक्वायर्ड होता है, वो आपका इंटरव्यूज भी लेते हैं। ठीक है, अगर आप अपनी फील्ड से अपनी फील्ड के अंदर ही जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने फिजिक्स किया था और मैं फिजिक्स के अंदर ही अप्लाई कर रहा था, तो आपको इंटरव्यू भी नहीं लेते हैं लोग। ठीक है, लेकिन इन केस अगर आप अपनी फील्ड स्विच कर रहे हैं, लेट्स सपोज मैं एआई के अंदर जा रहा हूँ या मैं डाटा साइंस के अंदर जा रहा हूँ या फिर कोई इंजीनियरिंग वाला फिजिक्स के अंदर आ रहा है, फिर वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और कुछ केसेस के अंदर आपका जो है वो इंटरव्यू के बाद भी रिजेक्शन हो जाती है। लेकिन अगेन रिलेटिवली आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, मैं आगे जाके जब आपको अपनी जर्नी एक टेबल के अंदर एक्सप्लेन करूंगा तो उधर आपको एक चीज रिपीट भी करूंगा। ठीक है, उसके बाद जब आपका एडमिशन हो जाता है, फॉर एग्जांपल आपने अप्लाई किया, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने उनको प्रोवाइड किया, आपने उनको प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दिया, आपने उनको दो रिकमेंडेशन लेटर्स दिए, जो भी रिक्वायर्ड था उनका। ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें होती हैं, रिकमेंडेशन लेटर्स होते हैं, दो प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, ये ईच एंड एवरीथिंग आपको गूगल से यूट्यूब से मिल जाएगी। तो आपने प्रोवाइड किया, आपका एडमिशन हो गया। जब आपका एडमिशन हो जाता है सिक्योर, तो आपकी वो जो समरी होती है वो एम्बेसी को फॉरवर्ड हो जाती है। ठीक है, इटालियन एम्बेसी जो पाकिस्तान में, उनको फॉरवर्ड कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये स्टूडेंट जो है, फॉर एग्जाम्पल सलमान है, सलमान का एडमिशन जो है वो हमारी यूनिवर्सिटी में सिक्योर हो गया है। ठीक है, आप इसको वीजा जल्द अज जल्द दे दें। ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सिटी का वीजे से लिंक खत्म हो जाता है। ठीक है, आप चाहे यूनिवर्सिटी को ईमेल करें, आप चाहे यूनिवर्सिटी को लेटर लिखें, कॉल करें, जो मर्जी करें, उनका वीजे से कोई ताल्लुक होता ही नहीं है। ठीक है, उन्होंने अपनी समरी फॉरवर्ड कर देनी होती है, सारी डिटेल, और उसके बाद सारा प्रोसीजर जो होता है वो एम्बेसी का होता है। ठीक है, अब जब आपका एडमिशन हो गया उसके बाद आप क्या करते हैं, आप अपनी वीजा फाइल की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, वीजा फाइल की प्रिपरेशन जो होती है उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो अगेन वो कुछ सालों बाद चेंज भी होते हैं, लेकिन बेसिक बेसिक होते हैं। अगर हम डॉक्यूमेंट्स को डिवाइड करें तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स अगेन मैं दोबारा ये बात रिपीट कर देता हूँ कि ये मैं सारी चीजें इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर कोई शख्स बिल्कुल जीरो से आज जर्नी स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसको सब कुछ शुरू से पता हो। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस सारे प्रोसीजर के अंदर होंगे, उनको पता होगा कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, उनको पता होगा कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहली दफा सेशन अटेंड कर रहे होंगे, जिनको पता भी नहीं है कि अप्लाई कहाँ से करना है। तो उनके लिए भी मैं चीज एक्सप्लेन करना चाहूँ ताकि उनको भी हम इस जो कश्ती है उसके अंदर सवार कर सकें। ओके, तो जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके अंदर आपकी बैचलर की आप मास्टर्स के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होती है, आपके एफएससी की डिग्री होती है, आपके मैट्रिक की डिग्री होती है। ठीक है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ये आपके होते हैं अटेस्टेड होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको अटेस्टेशन की बताऊं, ठीक है, तो आपके जो मैट्रिक और एफएससी की डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके पहले आपके अपने बोर्ड के टेस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपना बताऊं तो मेरा फैसलाबाद बोर्ड था। ठीक है, तो उन्होंने पहले फैसलाबाद बोर्ड ने मेरे डॉक्यूमेंट्स का टेस्ट करके दिए। ठीक है, उसके बाद वो आपके टेस्ट होते हैं आईबीसीसी से। ठीक है, इनका ऑफिस इस्लामाबाद में है, बाकी लाहौर और दूसरे सिटीज में है या नहीं मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर इनका ऑफिस है। ठीक है, आईबीसीसी एक ऑफिस है, वहां से टेस्ट होते हैं। सिमिलरली आपका जो बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है
वो पहले HEC से अटेस्ट होती है, ठीक है, यूनिवर्सिटी से तो अटेस्ट हुई होती है, ठीक है। फिर ये HEC के अटेस्टेड डॉक्यूमेंट और आपकी IBCC से अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जो होते हैं ये आपके जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अंदर, वहां से अटेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये सारे अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ये सारा कुछ चाहिए होता है वीजा फाइल के अंदर। अगेन ये चीज भी आपने याद रखनी है कि जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं एडमिशन के लिए उस पॉइंट पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ लोग ये समझते हैं कि जब मैं एडमिशन अप्लाई कर रहा हूँ उसी टाइम पे मेरे पास अटेस्टेड होने जरूरी है, नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं। इसीलिए मैंने जब ये एक्सप्लेन किया कि जब आपका वीजा समरी फॉरवर्ड होगी है उसके बाद आपने अटेस्टेशन की तरफ जाना है, ठीक है। लेकिन आप पहले भी कर ले, बेहतर है, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स काफी लेट होती हैं, ये होता है, ठीक है। ये आपके अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आ जाती है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के ऊपर हम डिटेल में आते हैं क्योंकि दिस इज रियली क्रूशियल पार्ट ऑफ ऑल दिस प्रोसेस। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका वीजा सॉरी आ जाता है, इसके अंदर कुछ आपके ये आ जाते हैं डिफरेंट किस्म के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जो जो कहीं पे भी मेंशन नहीं होते वीजा रिक्वायरमेंट के अंदर, लेकिन वो आपके केस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, ठीक है, और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देते हैं, ठीक है। अब ये जो पार्ट है ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट है क्योंकि आपको पता है कि इटली की अपॉइंटमेंट का सारा, ठीक है। इसीलिए मैंने बिल्कुल देखें ये सारी चीजें ना अब आपको लिंक होती फील होंगी। बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर जब मैंने बात की थी यहाँ पे कि आप 1 साल का गैप ले सकते हैं फिर आप इटली की तरफ जाएं, ठीक है। बात इधर आ रही है कि अगर आप 1 साल का गैप माइंड में रख सकते हैं कि एक साल मैं साथ जॉब करता रहूं या साथ में एक और मास्टर में एडमिशन ले लूं या मैं अपने किसी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो जाऊं और साथ साथ प्रोसीजर चलता रहे, ठीक है। इटली का जैसे अपॉइंटमेंट मिलेगी मैं डॉक्यूमेंट सबमिट करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिले होता है। और सिर्फ ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में नहीं है, ये मुझे भी लगता था जब मैं पाकिस्तान में था कि ये पाकिस्तान के प्रॉब्लम है और ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। मेरे दोस्त तुर्की से आए हैं, वहां पे प्रॉब्लम, इंडिया से वहां भी प्रॉब्लम, और कहाँ से आते, इजिप्ट से मेरे दोस्त है, वहां भी प्रॉब्लम। तो बेसिकली ये इटली की एम्बेसी का प्रॉब्लम है, ये उस स्पेसिफिकली कंट्री का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये जाने की जरूरत नहीं है, ठीक। आपने अपॉइंटमेंट ले ली, ठीक है, जिस तरह से भी ली वो भी हम आगे जाके देख लेते हैं। आपने अपॉइंटमेंट ली, उसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दी, फिर उसके बाद ये होता है कि आपको शायद इंटरव्यू के लिए कॉल करें और शायद इंटरव्यू के कॉल ना करें, दोनों अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। नहीं हुआ है, ठीक है, फिर उसके बाद ये भी हो सकता है कि आपको प्री रिजेक्शन आए या प्री रिजेक्शन ना भी आए वीजा की, ठीक है। प्री रिजेक्शन का मतलब ये होता है कि वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देखें और आपको एक मेल करें कि आपके डॉक्यूमेंट्स में ना ये एक डॉक्यूमेंट जो वो मिसिंग है, ठीक है, और आप हमें प्रोवाइड करें ताकि हम आपके, मतलब ये होता है कि या तो एक्सेप्टेंस होगी या रिजेक्शन होगी, ठीक है। अब प्री रिजेक्शन का मतलब ये होता है कि आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एक्सेप्टेंस की, क्योंकि बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स उनको ठीक लगे, एक किसी डॉक्यूमेंट के अंदर उसको कोई प्रॉब्लम लगी है और उन्होंने ये कहा है कि आप हमें ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें और हम आपको वीजा देना चाह रहे हैं, ठीक है। आ गया, रिजेक्शन आ गई, आपका ये सारा प्रोसीजर खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आता हूँ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये आपके वीजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं क्योंकि सारा प्रॉब्लम ही इटली के केस में वीजा प्रॉब्लम है, ठीक है। आपका एडमिशन भी इजीली मिल जाएगा, ठीक है। और इसके आगे जाके प्रोज एंड कॉन्स के अंदर मैं जब डिस्कस करूंगा तो आपको पता लगेगा कि इस सारे प्रोसीजर के अंदर आपके पैसे स्पेसिफिकली इटली के लिए बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू नहीं कर रहे हैं, आप सारा प्रोसीजर खुद कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका इस सारे प्रोसीजर के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो एक्सपेंस आएगा वो आपके वीजा की फाइल सबमिशन का आएगा। जब मैंने अप्लाई किया था 30-40,000 आई थिंक इतना फीस थी उनकी, ठीक है। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स जो अटेस्टेशन है वो अपने जर्नली सब केसेस के अंदर करवाने। फॉर एग्जांपल आप इटली भी अप्लाई कर रहे हैं, जर्मनी भी अप्लाई कर रहे हैं, चाइना, कोरिया, हर जगह अप्लाई कर रहे हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट जो अटेस्टेशन है वो तो करवानी ही है। तो स्पेसिफिकली इटली का एक खर्चा नहीं है, ठीक है। आइल्स जैसे वो आपने अप्लाई करना है तो आइल्स भी स्पेसिफिकली इटली का खर्चा नहीं है, ठीक है। तो स्पेसिफिकली इटली में एडमिशन सिक्योर करने का और वहां पे आपको जो है पहुंचने का जो खर्चा है जो बेसिक है वो जस्ट 30-40,000 है, स्पेसिफिकली इटली की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर जो है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होते हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वीजा के लिए, ठीक है। अगर आपको आपको आपका एडमिशन भी हो गया, आपको जो है अपॉइंटमेंट भी मिल गई है, ठीक है, जिस तरह से भी मिली है वो भी हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। आपने
डॉक्यूमेंट सबमिट भी करवा दिए हैं, ठीक है। अब उस पॉइंट पे आपकी जो वीजा की एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन है वो 95% जो है आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। क्योंकि बाकी सारी टेस्टेशन हर किसी ने करवाई होंगी, ठीक है। सामने टेस्ट करवाया भी मैक्सिमम लोगों ने किया हो, ठीक है। लेकिन मेन प्रॉब्लम आती है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये होता है कि आपने उनको ये प्रूव करना है कि मैं इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ, मेरी फैमिली इतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है कि मैं वहां जाके उधर जाके अजाइलम नहीं ले लूंगा, वहां जाके मैं मतलब 2 नंबर तरीकों में इन्वॉल्व नहीं हो जाऊंगा, और मैं इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग हूँ कि मैं वापस अपने कंट्री आके इजीली रह सकता हूँ, ठीक है। आपने ये प्रूव करना होता है, ठीक है। अगर आप ऑथेंटिकली बिल्कुल सही सोर्सेज के साथ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ ये प्रूव कर देते हैं तो समझिए आपका इटली का वीजा कंफर्म है, ठीक है। जितनी भी हमारी रिजेक्शन आती हैं 95% ये आती है कि उन्होंने वो चीज जो होती है वो प्रूव नहीं की। फॉर एग्जाम्पल आप 4 महीने ट्रीटमेंट तो बना लिया आपने, ठीक है, 20-25 लाख की, लेकिन वो 20-25 लाख आपके पास आया कहाँ से? अगर आपने इस चीज को प्रूव कर दिया तो उनको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप इटली जाएं और वहां पे पढ़ें, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम इस तरह से हम अपने चाचा से ले लेते हैं, मामू से ले लेते हैं, किसी से ले लेते हैं, अपने अकाउंट में या अपने वाले साहब के अकाउंट में रख लेते हैं, लेकिन हमारे पास उसका कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं होता। हम फॉर एग्जाम्पल हम क्या लगा देते हैं, हमने गाड़ी बेची थी, या हम ये लगा देते हैं कि हमने सोना बेचा था, या हमने मतलब ऐसी चीजें जो ऑफिशियली नहीं होती, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ जिनका लिंक नहीं होता, जिसकी रसीदें जो है हर गली में बैठा बंदा बना सकता है, ठीक है। तो जब इस तरह के आप प्रूफ लगाते हैं तो उनको ऑब्वियसली पता लग जाता है कि ये सिचुएशन जो है ये इसके अंदर गड़बड़ है और इस बंदे को हमने नहीं देना अभी, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट के ऊपर अपना जो है सही तरह थिंक कर लें, ठीक है, सही तरीके से इसको स्ट्रॉन्ग कर लें तो आपको इटली इज द बेस्ट ऑप्शन। दो चीजें, पहले अगर आप 1 साल का जो है गैप ले सकते हैं, और दूसरा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात बताता हूँ तो मैंने इसको इस तरह से देखा था कि मेरे वाले साहब जो थे वो रिटायर हुए थे, ठीक है। जब रिटायर होते हैं स्पेसिफिकली अमाउंट मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। अब मेरे वाले साहब का देखिए आप इसके अंदर बहुत ज्यादा लेयर्स आती हैं, ठीक है। अब मेरे वाले साहब का जो अकाउंट था वो क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, ठीक है, और उनकी वही सेम अकाउंट जो था उसके अंदर उनकी सैलरी आती थी, उसके अंदर से डिडक्शन होती थी, ठीक है। तो तकरीबन 20-25 साल से वो अकाउंट जो था वो एक्टिव था, ठीक है। उसके अंदर मंथली इतने पैसे आते थे, इतने पैसे निकलते थे, ठीक है। उसके बाद वो जो स्पेसिफिकली अमाउंट थी वो भी उसी अकाउंट में आई थी, ठीक है। फिर उसके बाद एफपीआर का भी साथ लिंक उस अटैच हो गया कि इनके जो जितने टैक्स रिटर्न्स हैं वो उन्होंने सारे पे किए हुए हैं, ठीक है। तो अब ये जितनी भी सारी डॉक्यूमेंटेशन थी ये ऑफिशियली गवर्नमेंट वो जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट थे वो इस सारे प्रोसीजर से हम गुजरते ना। पहले मुझे भी किसी ने कहा था कि आप ये वाला लगा दें, ठीक है। मैंने कुछ लोगों से बात भी की थी, ठीक है। अगेन अगर आप ये गोल्ड बेचने वाला लगाना चाहते हैं तो उसके अंदर ये होता है कि रजिस्टर्ड, अगर आप एक्चुअल में बेच रहे हैं तो आप उस शॉप का लगाएं जो एफबीआर रजिस्टर्ड है, और उस शॉप के एफबीआर के डॉक्यूमेंट भी साथ अटैच करें, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग केस बन सकता है। ओके, आपका एक तो तकरीबन 4 तकरीबन के अंदर 20-25 अकाउंट 25 लाख प्लस अमाउंट पड़ी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो अकाउंट जो हो वो एक्टिव हो, नहीं है कि उसके अंदर 25 लाख रखा हुआ है आपने और उसके बाद उसका यूज ही नहीं हो रहा, ठीक है। अगेन मेरे वाले साहब की जो तो ये मैंने आपको एक अपनी पर्सनल एग्जांपल देके समझाया कि इस तरीके से आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ये एक तरीका है जो मैंने यूज किया, और बहुत सारे लोग होंगे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके कार यूज किए होंगे, उसके अंदर भी आप लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है पर्सनल जर्नी, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था। अगर मैं अपना बताऊं कि मेरा जो पहला एडमिशन था वो हुआ था मार्च 2023 के अंदर, मुझे कंफर्मेशन मेल आ गई थी, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि आपकी क्लासेस जो है 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, सितंबर के अंदर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। अब उस पॉइंट पे हमें जो अपॉइंटमेंट मिलती थी वो मेल के थ्रू मिलती होती थी, ठीक है। अब हम तीसरे स्टेप पे आ गए या तीसरी स्टेज पे आ गए अपॉइंटमेंट्स की, ठीक है। उस पॉइंट पे हमें मेल के थ्रू अपॉइंटमेंट मिलती होती थी कि आप मेल करते थे और वो आपको नहीं पता वो मेल कोई पढ़ रहा है, किधर मेल जा रही है, आपको बिल्कुल उस चीज का आइडिया नहीं होता था, ठीक है। मेल करते थे हम रोज सुबह उठ के शाम को अनएवर्ड मेल करते थे, ठीक है, कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं आता था। फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि आप ये करें कि आप कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लें। हमारी फिर चेंज ही हो गया कि आपने एक उन्होंने नंबर दे दिया एम्बेसी ने और कहा कि इस नंबर पर कॉल करें और आप जो है
अपॉइंटमेंट ले। अब हर वक्त हम कॉल को मिलाते रहते थे, लेकिन हर वक्त ही वो कॉल बिजी रहती थी, ठीक है। लेकिन अगेन मैं इसकी अंदर एक चीज ऐड कर दूं कि मैंने ऑब्वियसली स्टार्ट के अंदर मैं किसी एक दो कंसल्टेंट्स के पास गया था, लेकिन उन्होंने इतने इस तरह से पैकेज बताए थे कि आप जो जिस तरह मैंने शुरू में बयान किया कि अगर आप बिल्कुल आपके पास पैसे नहीं, आप फिर इस रास्ते के ऊपर हैं, ठीक है। तो मैं किसी कंसल्टेंट के पास नहीं गया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने फिर सारा खुद खुद ही बगैर उसके रिसोर्सेज के किया। कॉल मिलाते रहे, फिर कॉल लगी, फिर मुझे अपॉइंटमेंट मिली अक्टूबर 2023 की। अब देख रहे हैं आप टाइम ड्यूरेशन कितनी लग रही है, ठीक है। मार्च के अंदर मेरा एडमिशन सिक्योर हो चुका है, वैसी में मेरी जो है वो समरी फॉरवर्ड हो चुकी है, और अक्टूबर 2023 की मुझे अपॉइंटमेंट मिली है अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के लिए, ठीक है। 30 अक्टूबर को जाके मैंने अपने सारे वीजा के डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए, ठीक है। उसके बाद दिसंबर में मुझे कॉल आई इंटरव्यू की, 16 दिसंबर को मेरा इंटरव्यू हुआ था, ठीक है। अब देखें, मार्च के अंदर एडमिशन सिक्योर है और इंटरव्यू हो रहा है मेरा दिसंबर के अंदर। ऑलमोस्ट एक साल तो इधर ही गुजर गया। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया की डेडलाइन जो थी वो फैब की थी, मतलब उन्होंने कहा था कि क्लासेस तो आपकी सितंबर से स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन फैब के अंदर 28 फैब तक आपने यहाँ तक आना ही आना, मतलब बेसिकली वो एक सेमेस्टर का आपको गैप देते हैं कि आप एक सेमेस्टर मैक्सिमम लेट आ सकते हैं। अगर आप 28 फैब से बाद में यहाँ पे पहुंचेंगे तो फिर आपका एडमिशन जो होगा वो खत्म हो जाएगा, आपको दोबारा से एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे पहुंच के आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं और अपना प्रूफ देना होता है कि मैं यहाँ पे पहुंच गया। कुछ ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको 28 फैब तक यहाँ पहुंचना होता है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी करती है, मैं स्पेसिफिक नाम बता रहा हूँ, ठीक है। जब 28 फैब गुजर की, एडमिशन लाया हो गया, फिर तो बिल्कुल ही उम्मीद ही खत्म होगी। और अब खुद देखें कि मेरा वीजा जो आया वो अप्रैल 2024 के अंदर आया है, ठीक है। मार्च में मैंने अप्लाई किया है, मतलब मार्च में मेरा एडमिशन सिक्योर हो, और नेक्स्ट ईयर अप्रैल के अंदर मेरा वीजा आ रहा है, ठीक है। होती है उनका 6 महीने के अंदर भी आ सकता है, 3 महीने के अंदर भी आ सकता है, रिजेक्शन भी हो सकती है, सब पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मैं सिर्फ आपको अपनी जर्नी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। जब मेरा वीजा रिसीव हो गया, फिर मैंने यूनिवर्सिटी को मेल की, उनको बताया कि इस तरह से अब मेरा वीजा रिसीव हो गया तो अब मैं आ सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपको वीजा रिसीव हो गया तो आपको दोबारा से एडमिशन सिक्योर करना पड़ेगा, फिर अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो फिर आप इस वीजा पे आ सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं आ सकते। ये भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो आपको कहती है नहीं, अब आपको दोबारा से एडमिशन लेना है और दोबारा से वीजा अप्लाई करना है, लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी शायद अच्छी थी, उन्होंने कहा आप यही वीजा यूज कर सकते हैं, लेकिन एडमिशन दोबारा आपको उसके पड़ेगा, ठीक है। दोबारा से मैंने अप्लाई किया, दोबारा से एडमिशन अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया, और फिर उसके बाद मैंने ट्रैवल किया। इसके अंदर एक चीज बताऊंगा कि इसके अंदर जो प्रोसीजर होता है, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हर साल वेरी करती हैं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि आपका पिछले साल जो एडमिशन रिक्वायरमेंट थी वो अगले साल चेंज हो गई हो, ठीक है। पहले आइट्स रिक्वायर्ड नहीं था, बाद में आइट्स रिक्वायर्ड हो, ठीक है। तो आप सेम चीजों के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि आपने पहले एडमिशन दिया हुआ तो मुझे दोबारा से नहीं, आपको बिल्कुल जीरो से एप्लीकेशन दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो ये मेरी पर्सनल जर्नी थी। और अब तकरीबन इधर मुझे गलती से 2 ईयर्स लिखा गया, 1 ईयर लिखना था, तकरीबन 1 साल हो गए यहाँ पे मुझे इटली में। अब 1 साल के बाद मेरे मेरे जो खुद एक्सपीरियंस है उनके अकॉर्डिंग मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स बताना चाहता हूँ, ठीक है। मैं बिल्कुल आपको ये नहीं कहूंगा कि ये इटली जो है वो एक लाला लैंड है, यहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है, आप यहाँ और आपकी फ्रिज खोलेगी उसके अंदर से पैसे गिर रहे होंगे, या मैं ये नहीं कहूंगा कि जैसे हमें कहा जाता था मैटर सेट है, ठीक है। मैं आपको दोनों प्रोज एंड कॉन्स आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उसके बाद डिसीजन आपका होगा, ठीक है। अगर प्रोज की हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बहुत अच्छे हैं, अगर कोई लिटरली पढ़ना चाह रहा है, ठीक है, और वाकई यहाँ पे जो है वो नॉलेज गेन करना चाह रहा है, तो बहुत बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है यू कैन बी यूज इट एज लॉन्चिंग पैड फॉर यूर्स, फॉर क्योंकि एक दिन 2 दिन पहले मेरी एक शख्स से बात हो रही थी, और वो भी फिजिक्स के अंदर अप्लाई कर रहा है पीएचडी के लिए। अब उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैं तो यूएस के अंदर अप्लाई करूंगा, इटली जैसे छोटे मोटे कंट्री के अंदर आके मैंने क्या करना है। तो कुछ लोगों का माइंडसेट होता है कि यूरोप इतना अच्छा नहीं है, या हमें यूएस जाना है, या हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है, ठीक है। तो आप इटली को, अगर आप उनमें से हैं, तो आप इटली को एक लॉन्चिंग पैड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप मास्टर्स के लिए आए और उसके बाद पीएचडी के लिए आप आगे यूएस अप्लाई करें, इधर से अच्छे ग्रेड लें और आप यहाँ से निकल सकते हैं, ठीक है। फिर जो सबसे अच्छा इसको मैंने रेट आपको मिलती है 8,000 ईयरली स्कॉलरशिप, ठीक है। 8,000 यूरो को आप 330 से मल्टीप्लाई कर दे कैलकुलेटर, तो आपका काफी अच्छा होगा। तो आपको पता लग जाएगा कि साल को आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, ठीक है।
आप जर्मनी में अप्लाई करते हैं, वहाँ पे मैक्सिमम ये होता है कि आप को जो है ट्यूशन फीस नहीं होती, लेकिन आपको अपने रहने के एक्सपेंसेस जो है वो खुद से बेयर करने होते हैं। आपको और जॉब करनी पड़ती है, आपको अपनी जॉब करनी पड़ती है, जो भी खर्चा आपको बेयर करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इटली जो है वो आपको 8,000 यूरो स्कॉलरशिप देती है, ठीक है। और अगर आपने बहुत ज्यादा याशी नहीं करनी, आपने पीछे घर वालों को सपोर्ट नहीं करना, तो ये 8,000 यूरो यहाँ के रहने के हिसाब से बहुत ज्यादा है। मतलब आप इजीली पूरा साल यहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है इरास्मस प्लस अपॉर्चुनिटीज। मतलब क्योंकि हम अगेन मैं उसी पॉइंट पे आऊंगा, 2.5 से 3 जीपीए वाले हम उस स्लैब में फॉल करते हैं जहां हम इरास्मस में अप्लाई करते हैं, तो हमसे बहुत ज्यादा सीजीपीए वाले लोग एग्जिस्ट कर देते हैं, उनके बहुत ज्यादा रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो जब उस केस के अंदर होता है, उस केस के अंदर आप इरास्मस में अप्लाई करते हैं। मैंने खुद इरास्मस में बहुत ज्यादा अप्लाई किया था, लेकिन मेरे रिजेक्शन आई थी, ठीक है। अगेन मैं इधर एक और चीज भी ऐड करना चाहता हूँ कि ऐसे नहीं था कि मैंने सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया और मेरा 2 में अप्लाई हो गया और मैं इजीली स्कूल से इधर आ गया। मैंने इरास्मस के बहुत ज्यादा प्रोग्राम में अप्लाई किया, कनाडा में अप्लाई किया, मतलब जो ऑप्शन भी मुझे नजर आते थे ना, मैं उसमें अप्लाई करता था, ठीक है। इस चीज को सोचे बगैर कि मेरा सीजीपीए तो 3 से कम है, तो यहाँ पे ये तो एक सीट है, एक सीट पे ऑब्वियसली उसको रखेंगे जिसका सीजीपीए ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको वो वाला पाथवे देना चाह रहा हूँ जिसके ऊपर, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा टाइम इस चीज के ऊपर वेस्ट किया है, ठीक है। मैंने जर्मनी के अंदर, मैंने तुर्की के अंदर, रास्मस के ऊपर, मैंने हर जगह अप्लाई किया, ठीक है। आईसीटीपी का आपको पता होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप होती है, ठीक है। तो मैं कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप के ऊपर बहुत ज्यादा अप्लाई कर रहा था, इस चीज को बिल्कुल नजरअंदाज करके कि मेरा सीजीपीए तो इतना है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रासमस प्लस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने यहाँ पे पहला सेमेस्टर किया, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर के अंदर मैंने अप्लाई किया, मेरा जर्मनी के अंदर रासमस में हो गया था सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम। उसके अंदर ये था कि आपको इटली की स्कॉलरशिप तो मिल रही थी और उसके साथ आपको रासमस की भी स्कॉलरशिप ऐड हो जाती है, ठीक है। तो अच्छी भली अमाउंट आपको प्लस ऐड हो जाती है। ये वाली अपॉर्चुनिटीज जो होती है ये आपको पाकिस्तान में रह के या पाकिस्तान किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये ऑप्शन भी होता है कि मैं अपना थीसिस जो है वो, फॉर एग्जांपल मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अभी मास्टर्स कर रहा हूँ और मैं पीएचडी जो है ना वो मैं स्विट्जरलैंड से करना चाहता हूँ, या मैं यूएस से करना चाहता हूँ, या मैं जर्मनी से करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है। तो मैं अपना इस तरह से प्लान करूँ कि मैं अपना जो थीसिस है वो मैं जर्मनी के किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, या स्विट्जरलैंड के, या नॉर्वे के किसी इंस्टीट्यूट के अंदर वहां के प्रोफेसर को अप्रोच करूं, ठीक है, और उनको कहूं कि मैं अपना थीसिस आपके साथ करना चाह रहा हूँ, ठीक है। वो सारा जो 6 महीने होंगे, 5-6 महीने होंगे, वो सारा मुझे इरास्मस फंड करेगा। मैं लास्ट सेमेस्टर वहां पे गुजारूंगा क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया होगा वहां पे। ऑब्वियसली ऐसे होता है कि आपको जब भी आप पीएचडी के अंदर जाते हो तो आपको प्रोफेसर उसी स्टूडेंट को जो है वो ज्यादा प्रेफर करता है जिसकी एक्सपर्टीज होती है उसके स्पेसिफिकली काम के अंदर, ठीक है। मेरा उसके साथ 6-7 महीने गुजरे होंगे, तो वो सारे 6-7 महीने जो होंगे फंडेड भी इरास्मस की तरफ से होंगे, और फिर मेरा वो गेटवे बन जाएगा अपने पीएचडी के लिए फर्दर ऑनगोइंग एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक प्रोज में आ जाता है, ठीक है। ट्यूशन फीस बिल्कुल भी नहीं है आपको। इवन आप जब अप्लाई करते हो तो आपको जो है जिसे कहते हैं ना एडमिशन क्योर करना, 150 यूरो तकरीबन सबमिट करवाने होते हैं अक्टूबर तक, ठीक है। वो भी आपको बाद में रिफंड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें वो हैं जो आपको हर जगह से मिल जाएंगी। ये वो फैक्ट्स हैं जो आपको चीजें, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आपको गूगल से भी मिल जाते हैं। लेकिन ये वाली जो इंपॉर्टेंट चीज है कि रिलेटिवली मोर मुस्लिम एंड पाकिस्तानी कम्युनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो जर्मनी में रह रहे हैं, कुछ दोस्त हैं जो हंगरी में हैं, ठीक है। उनको ये चीज वहां पे थोड़ी सी फील होती है कि फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं है, आपको हलाल फूड बड़ी मुश्किल से मिलती है क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है, आपको जुमा पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा दूर जाना पड़ता है। ये आपको पाकिस्तान में रह के इतनी चीजें फील नहीं होती क्योंकि वहां पे हमारे पास सब कुछ इजीली अवेलेबल होता है। लेकिन जब आपको फूड लेने के लिए आधा घंटा ट्रैवल करना बस में, ठीक है, ऊपर से गर्मी भी हो, तो आपको फिर फील होता है यार करीब होता है, ठीक है। तो इटली के अंदर रिलेटिवली ज्यादा ये दोनों कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती हैं। फिर उसके बाद आप इटली के अंदर तकरीबन मिनिमम 20 और जो है वो काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये चीज उसमें आ जाती है कि जाते हैं जो इस माइंडसेट के साथ जाते हैं कि हमने ठीक है, हमने एडमिशन तो ले लिया, हमने पैसे पैसे कमाने, हमने पीछे जो है सेविंग करनी है, ये करना है, वो करना है। तो 8,000 यूरो स्कॉलरशिप भी आपको मिल रही है और पर वीक जो है वो काम भी कर सकते हैं, तो अच्छे खासे आप पैसे भी कमा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर आता है, लेकिन जिन्होंने करना होता है वो कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ का वेदर जो है वो इट्स मोर और लेस लाइक पाकिस्तान, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता है लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है,
ठीक है, जैसे अगर आप रशिया के अंदर चले जाते हैं या आप फिनलैंड के अंदर चले जाते हैं, ग्रीनलैंड की तरह चले जाते हैं, नॉर्वे के अंदर चले जाते हैं, तो उधर बिल्कुल ही डिफरेंट वेदर हो जाता है। तो रिलेटिवली यहाँ का वेदर जो है मोर और लेस पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद सबसे अच्छा जो पॉइंट है वो आपको शेंजन वीजा मिलता है, ठीक है। आप इटली का वीजा लगवाएं, उसके बाद आप 27 कंट्रीज के अंदर आप घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। आप वहाँ की जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं, स्कॉलरशिप्स कह दिया, वहाँ के जितने भी समर स्कूल्स हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अगर आज ही जर्मनी जाना, मुझे किसी वीजे की जरूरत नहीं है, मुझे उधर से स्कॉलरशिप, अगेन मिस्टेक मैंने कहा, उधर से मुझे एक समर स्कूल की अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं वहां पे चला जाऊंगा, ठीक है। मुझे किसी वीजे की जरूरत नहीं। तो ये एक बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट होता है। ये ऐसी है कि जैसे आपके पास 27 कंट्रीज की अपॉर्चुनिटीज मिल गई हैं, ठीक है। आप किसी भी कंट्री के अंदर किसी भी अपॉर्चुनिटी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और एक और चीज के अंदर मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये फॉर एग्जांपल मैं अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया की बात करता हूँ, ठीक है। अब समर स्कूल इसका इनका ये होता है कि वो कहते हैं कि एटलीस्ट 1 या 2 समर स्कूल जो है अपनी डिग्री के अंदर अटेंड किए हैं, ठीक है। उसकी भी वो अलग से आपको फंडिंग करते हैं कि आप अगर फॉर एग्जांपल समर स्कूल में जाना चाह रहे हैं तो 400 टू मिनिमम 500 यूरो जो है वो आपको फंड करते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रोज जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं। अब कौन सी बात करते हैं, कौन, बाकी तो बहुत ज्यादा होते हैं या कम होते हैं जो इधर आके होते हैं। अभी स्पेसिफिकली क्योंकि हम बात कर रहे हैं आपके वीजा एक्सेप्टेंस की, वीजा रेशो की, अभी आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अभी उस सिचुएशन की कौन सी बात करेंगे। उस सिचुएशन का सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है कि अपॉइंटमेंट डिले होती है, ठीक है। जैसे मैंने अपना प्रॉब्लम आपको बताया कि मैंने मार्च 2023 के अंदर अप्लाई किया था और अप्रैल 2024 के अंदर जाके मुझे वीजा मिला। सबसे पहले अपॉइंटमेंट डिले होगा, ठीक है। 30 अक्टूबर की मुझे अपॉइंटमेंट। दूसरा आपका वीजा रेशो कम होती है कि आप अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल भी गई है तो आपकी वीजा रेशो इतनी ज्यादा नहीं है, 2%, 3%, 4% लोगों को वीजा रेशो मिल रही है, ठीक है। अब सबसे पहले अपॉइंटमेंट डिले का प्रॉब्लम है। अब देखें, बात यह कि हम बात कर रहे हैं ग्राउंड रियलिटीज की ऊपर। जिस तरह बिल्कुल मैंने सेशन स्टार्ट होते ही मैंने बोला कि आपने ये नहीं समझना कि मैं बहुत ज्यादा कोई प्रोफेशनल इंसान हूँ जिधर आके मैं आपको बहुत ज्यादा हैवी किस्म की स्पीच करूंगा और इम्प्रेस करूंगा और चला जाऊंगा। मैं बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर बात करूंगा। बाय बाय लॉ, बाय नेचर तो चीजें कुछ जो होती हैं वो अलाउ नहीं होती हैं, लेकिन कुछ रियलिटीज भी होती हैं, ठीक है। अब जैसे अपॉइंटमेंट डिले हो रहा है, लेकिन इसका तरीकेकार ये है कि आपको अपॉइंटमेंट जो होती है आप परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। आप तकरीबन 4-5 लाख रुपया लगाएं, ठीक है, आप अपॉइंटमेंट परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई सही से कंसल्टेंट हो जो आपको दे सकता है, उससे आप अपॉइंटमेंट परचेज कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर इजीली स्क्रीन शॉट आ रहा है, ठीक है। दूसरा आता है वीजा रेशो। इसके लिए मैंने जैसे आपको पीछे सारी एक्सप्लेन कर दी कि आपके डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपका वीजा एक्सेप्टेंस रेशो एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अगर आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वीक हैं फिर आप समझे कि आपका वीजा बहुत डिफिकल्ट लगेगा, ठीक है। तो आपकी सिचुएशन बाकी होते हैं, कुछ एग्जिस्ट करते हैं, कमोबेश ऊपर नीचे चीजें होती है। जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि लैंग्वेज बैरियर है, वो तो बाकी कंट्रीज के अंदर भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और दो कुछ चीजें होती है लेकिन वो इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होती कि उनको हम यहाँ पे डिस्कस करें, ठीक है। तो बेसिकली इस पूरे ऑप्शन के ऊपर ये जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, कि मेरे पास मेरा सीजीपी भी लो है, ठीक है, मेरा पास पैसे भी नहीं है, लेकिन मैं 1 साल का गैप ले सकता हूँ। तो आपके लिए इटली परफेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होगा वो आपके होंगे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। यहां तक हमने इस चीज को समझ लिया, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ, ठीक है, कि मेरा जीपीए भी लो है, ठीक है, मेरे पास पैसे भी नहीं है और मैं गैप भी नहीं ले सकता। मतलब या तो मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या मेरी फैमिली की तरफ से प्रेशर है या मेरे जो हैं लाइफ के गोल्स जो हैं वो 1 साल डिले के साथ सेट नहीं होते। सबकी पर्सनल रीजन हो सकती हैं, ठीक है। उस पॉइंट पे मैं चाइना कोरिया, देखें ये चीजें मैं अगेन मैंने बोला है कि मैं कोई यूट्यूब वीडियो पे नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बयान कर रहा हूँ। मैं वो चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिन सबसे मैं गुजरा हूँ। चाइना कोरिया में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर मैंने भी अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने पहले बोला कि मैं उस पॉइंट पे मैं हर जगह अप्लाई कर रहा था। मैं मलेशिया अप्लाई कर रहा था, इंडोनेशिया अप्लाई कर रहा था, जिस इवन सऊदी अरेबिया में भी अप्लाई कर रहा था, ठीक है। तो मैं उन चीजों के ऊपर मैं डिस्कशन ही नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि कनाडा में अप्लाई करते हुए मैंने अपना मोटिवेशन लेटर किस तरह से बनाया था, ठीक है। मैं नहीं बता रहा हूँ कि अगर आईसीटीपी में आपने अप्लाई करना है तो मैं उसे कैसे, क्योंकि उस स्पेसिफिकली 2.563 के अंदर फॉल ही नहीं करता, ठीक है। तो उसकी डिस्कशन जो है वो इरेलीवेंट है, ओके। तो अब हम देखते हैं चाइना कोरिया को, ठीक है। चाइना कोरिया तकरीबन 19-21 का फर्क है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल सबका प्रोसीजर सेम है, लेकिन एक बिल्कुल जो पाथ लाइन है, जो एक
प्रोसीजर है। अगेन मैं इसकी रिलेटिवली इटली वाले प्रोसीजर के, मैं चाइना और साउथ कोरिया के इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं इसको सरसरी सा एक्सप्लेन करूंगा और फिर Q&A के अंदर अगर किसी के ज्यादा क्वेश्चन हो तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, अब इस चीज के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आता है। एक ओके, अब इसके अंदर इस प्रोसीजर के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आता है। इसके अंदर डिफरेंस ये आता है कि आपने जिस तरह से इटली के अंदर अप्लाई किया, इटली के अंदर आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई किया, आपने यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस ली, यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेने के बाद आपकी समरी जो थी वो खुद ब खुद यूनिवर्सिटी की तरफ से फॉरवर्ड हो गई एम्बेसी की तरफ, और आपका सारा डील था वो वीजा के अंदर आएगा। अब चाइना और कोरिया दोनों केसेस लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, अगर आपका एडमिशन सिक्योर हो गया है, अगर आप स्कॉलरशिप आपने गेन कर ली है, सब कुछ हो गया, तो समझे वीजा आपका आ गया है। ठीक है, उन दोनों केसेस के अंदर वीजा डिले एग्जिस्ट करता ही नहीं। ठीक है, अब अगर देखें, वो कहते हैं ना कि जहां कुछ प्रोज होते हैं वहां कुछ कॉन्स होते हैं। ठीक है, उसके अंदर एडमिशन सिक्योर करना प्रॉब्लम नहीं है, वीजा रेशियो जो है वो प्रॉब्लम है, या वीजा डिले प्रॉब्लम है। ठीक है, चाइना कोरिया के केस के अंदर एडमिशन सिक्योर करना और स्कॉलरशिप सिक्योर करना प्रॉब्लम है, वीजा डिले वीजा रेशियो वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसका प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसका प्रोसीजर ये होता है कि इसके अंदर आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई या डायरेक्ट स्कॉलरशिप में अप्लाई जो होता है, उससे करने से पहले अपने प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस लेटर अचीव करना होता है। ठीक है, कि आप पहले से डिसाइड करेंगे, पहले से आप कंफर्म करेंगे, मैं जब जाऊंगा मास्टर्स में, ठीक है, मैं इस स्पेसिफिकली प्रोफेसर के साथ अपना मास्टर करूंगा। इसकी रीजन ये है, अगर मैं इसको भी डिटेल के अंदर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कि चाइना और कोरिया के अंदर जो तरीकेकार है मास्टर का, वो ज्यादातर जो है वो पाकिस्तान से मिलता जुलता है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, एक साल जो होता है वो आपका होता है कोर्स वर्क होता है, और एक साल आपका जो होता है वो सारा जो होता है थीसिस का होता है। ठीक है, अब इधर यूरोप के अंदर ये होता है कि आपका तकरीबन 1.5 ईयर जो होता है वो आपको कोर्स वर्क होता है, और जस्ट जो होता है लास्ट 6सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। You're not audible, sir.
एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस सर। ओके, कहाँ तक आवाज आई थी? क्योंकि मुझे पता नहीं लगा कि मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। लास्ट पॉइंट में कौन सा डिस्कस कर रहा था? सर प्रोज एंड कॉन्स पर बात चल रही थी। प्रोज एंड कॉन्स में तो चाइना और कोरिया का एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। जी जी सर। ओके, यस सर, आप तो फर्स्ट पॉइंट पर थे, प्रोफेसर्स एक्सेप्टेंस लेटर। ओके ठीक है, तो ओके ठीक है, मैं ये चीज एक्सप्लेन कर रहा था कि आपको प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस लेटर रिक्वायर्ड होता है आपको स्कॉलरशिप गेन करने के लिए, चाइना एंड कोरिया के अंदर दोनों। और फिर आप इसका तरीकाकार ये होता है कि आपने प्रोफेसर को ईमेल करनी होती है। ठीक है, आगे जाके मैं आपको अपनी जो मेरी पर्सनल लिस्ट थी वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। ठीक है, कि किस तरह से मैं ईमेल क्या करता था। और फिर उसके बाद जब आपको प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है, फिर आप अपनी स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करते हैं। और फिर उसके बाद आप चाइना और कोरिया के अंदर जा सकते हैं। अगेन, ये उनके लिए आइडियल पाथ है जो अपना जो है साल ज़ाया नहीं करना चाहते या एक्स्ट्रा साल जो है वो नहीं इंक्लूड करना चाहते। आप इस ऑप्शन के अंदर ज़्यादा बेहतर तरीके से जा सकते हैं। ठीक है, अब देखें ये वाला जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो ये मेरी पर्सनल है। अब देखें चाइना 2024। ठीक है, अब इसके अंदर देखें कि मैं यूनिवर्सिटीज के नेम है, ये उनके लिंक हैं, ये डेडलाइन है, रिमार्क्स है, प्रोफेसर 1 है, प्रेफरेंस 2 है। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर ये है कि मैंने ये फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी देखी, इसका लिंक ये है, मैंने इसकी डेडलाइन लिख ली कि इसको अप्लाई करने की डेडलाइन ये है। ठीक है, मेरे खुद के कुछ रिमार्क्स से एचईपी का मतलब है हाई एनर्जी फिजिक्स। ठीक है, इसके अंदर हाई एनर्जी फिजिक्स मुझे नहीं मिली है। ठीक है, अब इस यूनिवर्सिटी के अंदर मेरे पास जो है 5 प्रेफरेंसेस हैं। पहले दिन मैं इसको इस प्रोफेसर को मेल करूंगा, अगर इसकी तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं आया, दूसरे दिन मैं इसको करूंगा, इसकी तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं आया, तीसरे दिन मैं इसको करूंगा, इस तरह मैं चलता जाऊंगा। ठीक है, अब इसके अंदर ये होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपने हर एक प्रोफेसर को सेम ईमेल नहीं करनी होती है। ऐसे नहीं करना होता कि आपने एक ईमेल ड्राफ्ट कर ली और वो आप प्रोफेसर की लिस्ट बना लें और सबको सेंड करते जाएं। हर एक प्रोफेसर के लिए आपको एक कस्टमाइज्ड ईमेल करनी पड़ेगी, आपको पूरी उनकी जर्नी देखनी पड़ेगी, वो किन किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। फिर आपको अपनी जो भी, जैसे मैं अगेन एक्सप्लेन करता हूँ, मेरा जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो था वो हाई एनर्जी फिजिक्स के अंदर था या पार्टिकल फिजिक्स के अंदर था, तो मैंने ये लिंक करना है कि मेरा जो प्रोजेक्ट था वो उनके काम के साथ किस तरह लिंक है और मैं किस तरह से इस चीज को जो है उनके साथ कंटिन्यू कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप ऐसे करेंगे कि आप एक जर्नल से ईमेल बना लेंगे और सब प्रोफेसर को सेंड करते जाएंगे, उसका पॉइंट कोई नहीं है, वो आप जस्ट अपना टाइम वेस्ट करें। ठीक है, सेम इसी तरह ये कोरिया के अंदर देखें, कोरिया के अंदर आपने नेम लिखे हुए हैं, डेडलाइन लिखी हुई है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ कि इसकी ट्यूशन फीस है नहीं है, इस तरह की आप जो है एक स्प्रेडशीट बना लेते हैं। स्प्रेडशीट बनाने के बाद आप इसको सेंड करते जाते हैं। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिखी हुई है कि नो 9 AM। अब ये स्पेसिफिकली ये टाइम क्यों है, क्योंकि आपने एक प्रोफेसर को ईमेल नहीं करनी और सिर्फ आपकी ईमेल जो है वो प्रोफेसर को नहीं आनी है। ठीक है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। ठीक है, आपने डेली बेस पे, फॉर एग्जांपल मैंने जो सोचा हुआ था, मैं डेली 5 प्रोफेसर को ईमेल करता था। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं कि आप टाइमर सेट कर लें। ठीक है, आप ईमेल ड्राफ्ट करके अपनी सीवी अटैच करके प्रोफेसर की ईमेल ऐड करके आप टाइमर सेट करते हैं कि सुबह 9 बजे आपके उनके 9 बजे बेसिकली, चाइना के 9 बजे, आप पाकिस्तान के जो होते हैं वो 5 या फिर 4 होते हैं। चाइना और कोरिया का 5 और 4 घंटे का डिफरेंस है। ठीक है, तो आपने उस हिसाब से सेंड करनी है कि उनके 9 बजे जाए। उस वक्त प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है कि प्रोफेसर आपकी ईमेल देखे, एटलीस्ट देखे, क्योंकि प्रोफेसर के पास इतनी ईमेल्स आ रही हैं, इसकी भी बहुत कम चांस है कि वो आपकी ईमेल पढ़े भी। ठीक है, तो आपने ये ट्राई करनी है कि सुबह 9 बजे अपने उनके 9 बजे के अकॉर्डिंग आपने जो है ईमेल सेंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। ओके, अब ये देखें कि मैं 2023 के अंदर ये लिस्ट क्रिएट की गई थी। ठीक है, अब इस स्पेसिफिकली केस के अंदर टिप्स क्या हैं कि ये सबसे पहले लिखा हुआ है सर नीचे काम ओवर। इसका ये फिलॉसफी है। इस फिलॉसफी का मतलब ये है कि आपने ये नहीं देखना कि मैंने 100 ईमेल्स कर दी हैं या मैंने 150 ईमेल कर दिया, मुझे कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, मेरा कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा। ईच एंड आपने बस अपने
क्राफ्ट के ऊपर फोकस करना है। आपने ये देखना है कि मेरी ईमेल में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ऐसा क्या है कि मेरी ईमेल के ऊपर रिस्पांस नहीं आ रहा है, ठीक है। आप सीनियर के साथ डिस्कशन करें, मेरे साथ भी डिस्कशन पे मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी शेयर कर दूंगा। आप मेरे से पूछ सकते हैं कि इसके अंदर मैं क्या चीज ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। आपने एक ऐसी ईमेल भेजनी है, उसका ऐसा टाइटल रखना है कि प्रोफेसर खोले ही खोले और आपसे एटलीस्ट एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, लेकिन आपसे एक दफा कॉन्टेक्ट जरूर करे, ठीक है। फिर उसके बाद आपने अपना टाइम ये नहीं करना कि आपने हर किसी प्रोफेसर को ईमेल कर देनी कि मैं जैसे पार्टिकल फिजिक्स का हूँ तो मैं मटेरियल साइंस वाले प्रोफेसर को भी ईमेल कर रहा हूँ, मैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स वाले को भी ईमेल कर रहा हूँ, मैं जो है नैनो टेक्नोलॉजी को भी ईमेल कर रहा हूँ। उनका मेरे साथ कोई लिंक ही नहीं है, ठीक है। मैं अगर उनके पास वो मुझे क्यों नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर, वो मुझे क्यों एक्सेप्ट करेगा या मुझे वो अपने फाइनल, मैं उसके साथ फाइनल प्रोजेक्ट या थीसिस कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना, आपने प्रोफेसर की लिस्ट निकालनी है या चैट जीपीटी को कहना है कि मुझे सब प्रोफेसर की लिस्ट निकालो, उनको क्लिक करना, सबको नहीं करना। फिर उसके बाद ये नहीं कि इररिलेवेंट प्रोफेसर को यूज करनी, ऊपर वाली जो बात है वो चीज रिपीट हो रही है कि आपने स्पेसिफिकली देखें, ये ऐसे है कि जितना आप प्रिसाइज लेंगे उतने ज्यादा चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। जितना फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपनी एग्जांपल्स बार बार देता हूँ, कुछ लोग अगर फिजिक्स वाले यहाँ पे सुन रहे हैं तो उनको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी कि पार्टिकल फिजिक्स के अंदर मेरा के ऊपर था, क्यूजीपी के ऊपर था, क्वार्क प्लाज्मा के ऊपर था। मेरे पहली प्रेफरेंस होती थी जो प्रोफेसर क्यूजीपी के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, क्यूसीडी के ऊपर काम कर रहा है, अदर पार्टिकल फिजिक्स के ऊपर है। फिर उसके बाद मेरी तीसरी प्रेफरेंस होगी जो कॉस्मोलॉजी के ऊपर काम करे, क्योंकि जितना ज्यादा आपका लिंक होगा आपका आपकी एक्सपर्टीज का उनके काम के साथ, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने करना है एटलीस्ट गेट 3 एक्सेप्टेंस लेटर। आप ये नहीं कर रहे हैं कि एक आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर आ गया है, अब आप इसके ऊपर रिलैक्स हो जाएं, चिल हो जाएं और आप कह रहे हैं बस मेरा कंफर्म हो गया, अब तो मैं जा रहा हूँ। एटलीस्ट 3 एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखें कि आप किस एक्सेप्टेंस लेटर के साथ आप आगे मूव ऑन फॉरवर्ड करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इस स्पेसिफिकली केस के अंदर आपको आइल्स जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। इटली केस के अंदर आपको आइल्स उस तरह से रिक्वायर्ड नहीं होता, वीजा फाइल के अंदर रिक्वायर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे अक्सर यूनिवर्सिटी जो होती हैं वो मिनिमम 5.5 रिक्वायर्ड होता है, लेकिन अक्सर यूनिवर्सिटी जो वो मिनिमम 6.5 बैंड रिक्वायर्ड करती हैं। तो आप ट्राई करें कि अंदर 6.5 या 7 आपके पास आ जाए तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगेन इसको भी आप यूएस और यूरोप के लिए वर्म होल कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि चाइना नहीं जाना, हमने कोरिया नहीं जाना, हमने यूरोप ही जाना है, यूरोप सबसे परफेक्ट है, तो यूरोप हम गए नहीं तो हमने कहीं पे भी नहीं जाना, ठीक है। तो आप इसको इस सेंस में ना देखें, आप इसको ये देखें कि अगर मेरा साल भी ज़ाया नहीं हो रहा और अगर मेरा एक्सपेंसेस भी नहीं लग रहे, ठीक है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत है जो मुझे डेली बेस पे करनी है, तो आप इसको यूएस या यूरोप के लिए वर्म होल भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद इंटरव्यू जो होता है मैक्सिमम केसेस के अंदर अगर होता है तो वो आपकी हर चीज को एक्सप्लेन करता है। अगेन मैं उसी पॉइंट पे आऊंगा, 2.5 से 3 के दरमियान प्रोफेसर को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपका सीजीपीए क्या है, प्रोफेसर को सिर्फ ये चाहिए कि आप उसका काम बेहतर तरीके से कर सकें, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं आप उसको 1 या 2 रिसर्च आर्टिकल्स निकाल के दे सकें, ठीक है। उसको बस इससे सरकार है, अगर आपने इंटरव्यू अच्छे से क्रैक कर लिया तो समझे आप अंदर हो गया। फिर उसके बाद अगेन ये वाला पॉइंट तब आता है जब देखिए स्टेप हो जाता है ना कि पहले आपकी ईमेल कोई पढ़े, फिर उसके बाद ईमेल को रिस्पॉन्स करे, ईमेल रिस्पॉन्स के बाद आपका अच्छा जाए, स्टेप है। इंटरव्यू की सारी तैयारी कर लेता हूँ और ईमेल मैं एक जर्नल आईसी सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो स्टेप वाइज चीजें चलेंगी। फिर इसके बाद आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इस पूरे प्रोसीजर के अंदर चाहे आप अपना मोटिवेशन लेटर लिख रहे हैं, चाहे आप अपनी ईमेल लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपने जीपीटी का यूज बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। आपको लगता है कि प्रोफेसर को पता नहीं लगेगा या आपको लगता है कि अच्छी इंग्लिश जो है वो ही सब कुछ है, ठीक है। यकीन मानिए कि चाइनीज प्रोफेसर जो होंगे, कोरियन प्रोफेसर जो होंगे और इवन इटालियन प्रोफेसर भी होंगे, उनको इंग्लिश से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि उनकी फर्स्ट लैंग्वेज वो है ही नहीं और वो इतना प्रेफर भी नहीं करते कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज के अंदर यूज करें, आप आपका पॉइंट स्ट्रॉन्ग चाहिए रहता सर आपकी ग्रामर और आपकी वोकैबुलरी सही, ठीक है। फिर इसके बाद मैं इसके अंदर अपने क्लोजिंग रिमार्क्स यही ऐड करना चाहता हूँ कि आपको क्लोजिंग रिमार्क्स के अंदर हम वापस इसी पॉइंट पे जाएंगे, ठीक है, कि आपको डिसाइड करना है कि आप किसके ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। आप विदाउट एनी कंसर्न, विदाउट एनी
उसके प्लानिंग की आप दीवार के अंदर टकरे मारते रहेंगे तो उसका पॉइंट नहीं है। ठीक है, मैं अगेन रिपीट करूंगा कि आपका सीजीपी अगर लो है तो आप फुल क्रेडिट स्कॉलरशिप के ऊपर टाइम ज़ाया ना करें। आपका सीजीपी अगर लो है तो आप एरास्मस मंडस के ऊपर टाइम ज़ाया ना करें। ठीक है, वो सारी स्कॉलरशिप जो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होती है उनके ऊपर आप टाइम बेसिकली ज़ाया करेंगे। ये ऐसे मैं नहीं कर रहा कि आपका वहां पे एडमिशन हो ही नहीं सकता या आपको स्कॉलरशिप मिल ही नहीं सकती या आपके 0 चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी कम है। ठीक है, अक्लमंद और समझदार इंसान वो होता है जो अपनी जो है ज्यादा एफर्ट्स या ज्यादा इनपुट वहां देता है जहां पे उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो आप उन ऑप्शन की तरफ जाएं, आप खुद से डिसाइड करें कि मेरे पास अगर ये ऑप्शन है तो मैं इस तरफ जा सकता हूँ, ये ऑप्शन मैं इस तरफ जा सकता हूँ। और अगेन बनाया या फ्लो चार्ट बनाया, दिस इज वन ऑफ मेनी ऑप्शंस या मेनी पाथवेज टू अटेन फुली फंडेड स्कॉलरशिप। इसके अलावा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मेरे खुद की एक्सपीरियंस है कि मैंने खुद जितनी चीजें सीखी हैं और उसके अंदर मैंने ट्राई किया कि आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। इसके अंदर ये भी हो सकता है कि कुछ चीजें मैंने बयान की हो लेकिन उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं। ठीक है, अगेन मैं इंसान हूँ, मेरे से मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से आपको बेस्ट चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, इसके अलावा कोड को स्कैन कर सकते हैं, मैं ग्रुप के अंदर भी शेयर कर देता हूँ। आप लिंक के थ्रू भी मेरे से रब्ता कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। आपको चीज गाइडेंस चाहिए आपको, अगेन मैं इधर भी एक और चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आपको ये लगता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने चाइना कोरिया के ऊपर इतना टाइम लगाया, अच्छी खासी हसल होती है, मुझे आइडिया है। अगर सही तरीके से करना चाहते हैं, आपको एक एक ईमेल लिखनी पड़ती है, आपको पूरी प्रोफाइल नहीं पड़ती, आपको उसको उनके फील्ड के अकॉर्डिंग अपनी सारी चीजें चेंज करनी पड़ती हैं, अच्छा वाला होता है। लेकिन आपकी जितनी भी मेहनत उस सारी अगले प्रोफेसर के अकॉर्डिंग मैंने, फॉर एग्जांपल मैं अगेन अपनी एग्जांपल बार बार इसलिए कोट करता हूँ क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बयान कर रहा हूँ। मेरा मेन जो फाइनल प्रोजेक्ट था वो मेरा हाई एनर्जी फिजिक्स के अंदर, पार्टिकल फिजिक्स के अंदर था, लेकिन मैंने उसको कॉस्मोलॉजी के साथ भी लिंक कर दिया, मैंने उसको एस्ट्रोनॉमी के साथ भी लिंक कर दिया, मैंने उसको एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर भी लिंक कर दिया, लेकिन उसको मैंने प्रॉपर्ली लिंक किया जब मैं अप्लाई कर रहा था। मैंने ऐसे नहीं किया कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर, लेकिन मैंने अपनी सारी जो है लिखी हुई है कि मैंने पार्टिकल फिजिक्स के अंदर सारा कुछ किया। ठीक है, तो आप मेरी जितनी भी हसल थी उसने मुझे ये एक स्किल दे दी कि अपनी जितनी भी एक्सपर्टीज हो उसको किसी दूसरी एक्सपर्टीज के साथ लिंक कैसे करना है। ठीक है, तो आप मेरे साथ ईमेल के थ्रू भी रब्ता कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिस्कशन चाहिए हो, कोई वन टू वन सेशन हम एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तो मुझे किसी कंसल्टेंट के पास जाना पड़ा है। आप दो फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स ज्वाइन करें, पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग और पाकिस्तान स्कॉलरशिप नेटवर्क। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने वहां से गेन की है, मैंने वहां से लोगों से पूछा है, मुझे लोगों ने समझाया है, मैंने यूट्यूब से वीडियोस देखी हैं। वीजा फाइल की बात कर लें, अगर आप यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन की बात कर लें, हर चीज जो है वो ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आप करना चाहें तो, ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहें तो फिर उस बंदे के लिए कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, ओके, तो आप इसको स्कैन कर सकते हैं, मैं ग्रुप के अंदर शेयर भी कर दूंगा। और थैंक यू सो मच। इसके बाद हम Q&A सेशन की तरफ चल जाते हैं। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप मेरे से वन बाय वन पूछ लें। अगर ऐसे होते हैं कि जिनका जवाब जो होता है वो सबके लिए फायदेमंद होता है, मतलब जितने लोगों ने 50-60 जितने लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है उनको सबसे फायदा होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके पर्सनलाइज होंगे। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पर्सनलाइज क्वेश्चन हैं वो अगर आप ना पूछें, क्योंकि वो स्पेसिफिकली एक शख्स को फायदा हो रहा होगा, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जिसका सबको फायदा हो सके, ताकि जितने लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है उनका टाइम वेस्ट ना हो। थैंक यू सो मच। Before question and answer session, I want to announce something. Google form is shared in the chat box. Participants are advised to fill the form for e-certificates. Now the question and answer session begins. If anyone has a question, kindly raise your hand. Students will raise with raised hands will be addressed one by one. The first question is from Khashan Ahmed. Kindly unmute yourself and
Ask your question. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? जी वालेकुम सलाम। जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सर मैंने पूछना था कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो होते हैं, खास करके जो विजुअली इम्पेयर स्टूडेंट्स, क्या सर उनको स्कॉलरशिप दी जाती है इटली में इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में? ये मुझे पता करना पड़ेगा, क्योंकि जो ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप्स तो मिलती हैं जो एक्स्ट्रा होती हैं, एक्स्ट्रा मींस? लेकिन देखें, जो आप स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं वो स्कॉलरशिप हैं जो जर्नलाइज्ड हैं, ठीक है, वो सबको मिलेंगी। जो नॉर्मल है या डिसेबल है, जिनका जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो सबको स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से भी दिया जाता है, तो इसके अंदर कुछ चांसेस होते हैं, मिलती है बिल्कुल। तो मतलब कोई बैक इन पाकिस्तान इंडिया में तो ये सिस्टम है ना कि इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में डिसेबल पर्सन्स को, खास करके जो ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं ना, उनको एडमिशन नहीं मिलता इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में। तो मैं पूछना चाह रहा था कि इटली में तो ये बैन नहीं है। आप एडमिशन का पूछ रहे हैं या स्कॉलरशिप का पूछ रहे हैं? जी, मैं स्कॉलरशिप का मतलब स्कॉलरशिप तभी मिलेगी ना जब एडमिशन लेना चाहेंगे तो। मैं इसका देख के आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है। जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं उनको एडमिशन, क्योंकि पहली बात एडमिशन की है, एडमिशन का मुझे देखना पड़ता है, इसका मुझे आइडिया नहीं है। आप मेरे से रब्ता कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा पता करके। ठीक है सर, थैंक यू सर। Tanzilur Rahman, unmute yourself and ask your question. अस्सलाम वालेकुम। हाँ, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले तो वो जो 25 to 30 लाख है, वो हर यूनिवर्सिटी में शो करवाना अकाउंट में लाजमी होता है या नहीं, और अगर ये शो करवाना होता है तो ये कितने टाइम के लिए शो करवाना है? ठीक है। देखें, जो 25 to 30 लाख है, ये यूनिवर्सिटी के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता। अगेन, ये आपके वीज़ा के लिए रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में लाइक आता है, ठीक है। दूसरा ये है कि अगेन, ये यूनिवर्सिटी के वीज़ा फाइल के अंदर भी कहीं पे भी ऑफिशियली मेंशन नहीं होता कि आप इतने पैसे जमा करवाएं या आप इतने टाइम के लिए जमा करवाएं। ये हम सब ने सीखा है और एक्सपीरियंस से गेन किया कि कम से कम इतने पैसे होना चाहिए। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि कम से कम 25, क्योंकि अब यूरो की वैल्यू भी जो है वो चेंज हो गया है, कम से कम 25 लाख हो और कम से कम आपके पास 4 महीने तक वो अकाउंट के अंदर पड़ा रहा हो, ठीक है। उससे ज़्यादा जितना ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा आपकी जो है वो प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन मिनिमम 25 लाख एंड मिनिमम 4 मंथ्स के लिए होना चाहिए। ये उसमें शो करवाने से पहले 4 मंथ आप बता रहे हैं, या उनको शो करवाने के बाद 4 मंथ, यानी कि कितने टाइम बाद हम वहाँ से रिमूव कर सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ, जब जब आपने वीज़ा फाइल सबमिट करवानी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने अक्टूबर 2023 के अंदर फाइल सबमिट करवाई। उस फाइल सबमिट करवाते हुए अक्टूबर से पीछे 4 महीने, मिनिमम 4 महीने मेरे अमाउंट पड़ी होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम 4 महीने, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, तो जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आपका प्लस पॉइंट्स होते हैं। और दूसरी बात ये कि कब रिमूव करना चाहिए, आप ट्राई करेंगे जब तक आपका वीज़ा नहीं आता आप अमाउंट रिमूव ना करें, क्योंकि बाज़ औक़ात वो आपका जो है वो क्रॉस चेक कर भी लेते हैं, आपका बैंक जो है। तो ट्राई करेंगे जब तक आपका वीज़ा नहीं आता तो आप अमाउंट बैंक में ही रखें। ओके सर। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन कि क्या ये हर यूनिवर्सिटी के लिए ज़रूरी होता है? जी। अगेन मैंने चीज़ रिपीट किया कि ये वीज़ा फाइल जो होगी वो यूनिवर्सिटी का उसके साथ लिंक नहीं है। जब आपका एडमिशन सिक्योर हो गया है और आपकी जब समरी फॉरवर्ड हो गया, यूनिवर्सिटी का काम खत्म हो गया, वीज़ा जो है वो सब यूनिवर्सिटीज का जो है वो एम्बेसी ही अप्रूव करेगी। तो ये बेसिकली एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है इटली के लिए। ओके सर, थैंक यू। Sidra Nasir, unmute yourself and ask your question. अस्सलाम वालेकुम।
सर मैं सियालकोट से बिलोंग करती हूँ, सिद्रा नसीर, और मैंने एमएस पॉलिटिकल साइंस 22 में कंप्लीट किया था, और मैं इटली के लिए अप्लाई कर रही थी, लेकिन मेरा किसी सुपरवाइजर ने रिस्पांस नहीं दिया, तो पीएचडी के लिए मैं कर रही थी। तो सर आप मुझे गाइड कर दें कि मुझे पीएचडी के लिए नेक्स्ट इनटेक में करना चाहिए या फिर एमएस के लिए, और मुझे इसके प्रोसेस का भी कुछ बता दें। आपका मास्टर्स में सीजीपीए कितना है? 3.19। 3.19। और आपका थीसिस है? यस सर, मेरा थीसिस है, लेकिन मेरी पब्लिकेशन और कोई भी नहीं है। पब्लिकेशन ठीक है। और आप मास्टर्स में अप्लाई करना चाह रही हैं या पीएचडी में अप्लाई करना चाह रही हैं? सर मैं पीएचडी में अप्लाई करना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे रिस्पांस नहीं क्योंकि आया, तो मैं ये आपसे पूछ रही हूँ कि मेरे लिए क्या फिर बेस्ट रहेगा, एमएस या पीएचडी नेक्स्ट इनटेक में। देखें, आप इस वक्त दोनों में अप्लाई करें। पीएचडी की रिलेटिवली वीजा रेशो ज्यादा है, बेहतर है, ठीक है। और दूसरा ये है कि पीएचडी के अंदर जब आप अप्लाई करते हैं, स्पेसिफिकली इटली के अंदर, तो आपको किसी प्रोफेसर को ईमेल करने की जरूरत नहीं होती, किसी एक्सेप्टेंस लेटर की जरूरत नहीं होती। इटली का सारा प्रोसीजर जो होता है वो यूनिवर्सिटी, प्रॉपर ऑफिशियल यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है, ठीक है। अगर आपने एडमिशन सिक्योर कर लिया, इनका इंटरव्यू जो है वो आपने क्रैक कर लिया, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। और पीएचडी के लिए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी जो होते हैं वो थोड़े से रिलेटिवली कम होते हैं। इसकी रीजन ये है कि इटली के अंदर पीएचडी जो है वो एज ए जॉब कंसिडर किया जाता है। जो इवन आपको वीजा भी मिलता है पीएचडी का, इधर आके आपको रेजिडेंट परमिट भी मिलता है, वो आपका वर्क परमिट होता है बेसिकली, ठीक है। तो वो एज ए ही है जैसे आप जॉब हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर सैलरी मिलती है, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है पीएचडी के लिए। तो आप दोनों के अंदर अप्लाई करें जिसके अंदर आपका, और ये याद रखेंगे जब आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रही हैं तो आप फिर शो ना करवाएं कि आपका मास्टर्स पहले से हुआ है, उसका कोई डॉक्यूमेंट आप उनको अपलोड ना करें, जस्ट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, ठीक है। और पीएचडी भी अप्लाई करें, दोनों अप्लाई करें, जिसके अंदर हो जाए वेल एंड गुड है। मास्टर के अंदर अगर हो जाता है तो आप इधर आके अगेन पीएचडी के अंदर अप्लाई कर सकती हैं, तो वो भी आपका ऑप्शन हो सकता है कि आप इधर आके भी पीएचडी कर सकती हैं उस मास्टर्स को छोड़ के। यस सर। सर अगर मैं पीएचडी के लिए अभी अप्लाई करूं सितंबर इनटेक में, तो कोई चांसेस हैं कुछ यूनिवर्सिटी जैसे मिलान यूनिवर्सिटी के भी एडमिशन ओपन है या पिज्जा के? अगेन चांसेस डिपेंड करते हैं आपकी प्रोफाइल के ऊपर, नहीं है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, यहाँ बिल्कुल नहीं है। आपकी प्रोफाइल अगर स्ट्रांग है और लिंक कर रही है उनके, क्योंकि आपने बेसिकली प्रोजेक्ट में अप्लाई करना होता है ना, अगर उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग का आपके हैं अप्लाई करें, ठीक है। अगर आपकी प्रोफाइल और जो प्रोजेक्ट है वो कर रहा है, तो फिर आपके चांसेस कम होंगे। यस सर, थैंक यू सो मच। और सर इसके पीएचडी की मुझे बैंक स्टेटमेंट की भी जरूरत होगी क्या, या बस ये एमएस के लिए होता है? पीएचडी का मैंने अप्लाई नहीं किया है, तो ये भी किसी से मुझे पूछना पड़ेगा, इसका मुझे आइडिया नहीं है। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। Umair Muzaffar, unmute yourself and ask your question. Hello, Salman. Assalamu alaikum. My name is Umair. I'm currently living in UK. My question is, मैंने रिसेंटली अपना मास्टर किया आईटी के अंदर यूके में, तो मेरा प्लान है कि मैं यूरोप में, मतलब स्पेसिफिकली इटली या फिर और यूरोप में मूव करूं फर्दर एजुकेशन के लिए। तो क्या आप सजेस्ट करोगे कि मुझे मूव करना चाहिए यूरोप में, या इवन अगर कोई बंदा पाकिस्तान में भी है तो वो बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए यूरोप के अंदर मूव करे? थैंक यू। देखिए अगेन जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बात की है ना, आपको अपना मैप प्लान क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आपको प्लान मैप क्लियर होना चाहिए कि मैं किस पर्पज से जा रहा हूँ, ठीक है। आपका एक प्राइमरी प्लान होता है, एक सेकेंडरी प्लान होता है, या सेकेंडरी प्लान कह लो या फिर बाय प्रोडक्ट कह लो, ठीक है। अगर आपका प्राइमरी फोकस ये है कि मैंने तालीम हासिल करनी है, या मैंने जो है अपनी स्पेसिफिकली फील्ड के अंदर एक्सेल करना है, या मुझे जो है वाइट कॉलर जॉब ही अटेन करनी है, या मैंने, ये आपका सेकेंडरी पर्पज है, ठीक है, फिर आपके लिए यूरोप बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। लेकिन अगर आपका प्राइमरी है कि मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज करना चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, और बायो फील्ड के अंदर एक्सेल नहीं करना है, फिर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप
यूके के अंदर रहें या फिर आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि यूरोप के अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि सबसे मेन प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि अगर अगर हैं सेविंग्स के लिए और अपनी ज़्यादा फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए आना चाह रहे हैं, तो आपका जो है यहाँ पे सबसे मेन प्रॉब्लम आती है आपका लैंग्वेज बैरियर, ठीक है। जैसे पाकिस्तान के अंदर हम इस चीज़ पे फख्र करते हैं ना कि हमें इंग्लिश आती है, इसी तरह इटालियन पीपल इस चीज़ पे फख्र करते हैं कि हमें इटालियन आती है। यहाँ पे अगर कोई उनसे इंग्लिश में बात करे तो वो उस चीज़ को उस तरह से पॉजिटिवली नहीं देखते हैं, ठीक है। तो अगर आपका प्राइमरी, अब अगेन ये आपको पता होगा कि आपका प्राइमरी फोकस क्या है। मैंने दोनों ऑप्शन बता दिए हैं। अगर आपका प्राइमरी फोकस वो वाला है जो मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आपके लिए यूरोप बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। Sorry, and my second question is why you choose Europe? शुरू में बताया था कि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मतलब ये कंफर्म नहीं था कि मैंने यहीं पे जाना है, मैं तो हर जगह अप्लाई कर रहा था। बाकी जर्नी में मैं इस वजह से नहीं जा, जर्नी में मैं उस वजह से नहीं गया था अगेन क्योंकि मेरे पास ब्लॉक काउंट की अमाउंट नहीं थी। और वो अगेन तो इटली का ये थी कि जब मैंने डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए थे तो उसके बाद फिर मैं कहीं और अप्लाई नहीं, ये भी एक इसका कौन है वो भी आप समझ लें कि जब आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देते हैं तो आपका वीज़ा भी उनके पास है, आपके एजुकेशन भी उनके पास, सॉरी आपका पासपोर्ट भी उनके पास है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट भी उनके पास है, तो वो सब कुछ उनके पास है, स्टक है, ठीक है। तो फिर आप कहीं और अप्लाई नहीं कर सकते। और तीसरी चीज़ ये थी कि एक स्कॉलरशिप भी यहाँ पे मिल रही थी और मेरी जो स्पेसिफिकली फील्ड है हायर एनर्जी फिजिक्स, उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम हो रहा है यहाँ पे, स्पेसिफिकली बोलोनिया के अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। इनकी इंस्टीट्यूट है INFN, वो बहुत ज़्यादा सन के साथ भी लिंक है, तो मुझे इस वजह से ये वाला अच्छा ऑप्शन लगा था। Okay, thank you so much. थैंक यू। Sadia Munawwar, unmute yourself and ask your question. अस्सलामुअलैकुम वालेकुम सलाम। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एज मैं मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ, लेकिन क्या मैं सेकंड जो मेरा ईयर है लाइक थीसिस है, मैं यूरोप के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? लेकिन इससे पहले आपने एक स्टूडेंट को आंसर किया है कि अगर आप मास्टर्स की बेसिस पे जाती हैं तो आप फिर अपने मतलब ये शो ना करवाएं कि मास्टर्स जो है वो आप कर चुकी हैं। तो क्या ये फिर इशू नहीं होगा कि मैंने पाकिस्तान से भी मास्टर्स किया है और फिर मैं बाहर जाकर भी कर रही हूँ? क्या ये चीज़ मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं हो जाएगी या फिर कुछ ऐसा? आप प्लीज क्लियर कर दें। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप जैसे मास्टर कर रही हैं, आप ये है कि आप एक तो मास्टर के दौरान भी PhD के अंदर अप्लाई कर सकती हैं, पहली बात होती है, ठीक है। टॉप सर्टिफिकेट होता है, उसके साथ अप्लाई कर देती हैं कि मैं इस डेट तक मुझे डिग्री मिल जाएगी, और उस स्पेसिफिक डेट तक आपने डिग्री प्रोवाइड करनी होती है, आप PhD के अंदर भी अप्लाई कर सकती हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि अगेन जहाँ प्रोज है वहाँ कॉन्स है। मास्टर्स के अंदर एडमिशन इजीली मिल जाता है, वीज़ा डिफिकल्ट होता है, PhD के अंदर एडमिशन डिफिकल्ट होता है, वीज़ा इजीली मिल जाता है, ठीक है। तो दोनों ट्राई इसलिए करें कि आपका जिस तरह भी चीज सिचुएशन इजीली हो जाए, ठीक है। दूसरा ये है कि आप मास्टर्स कर रही हैं, आपका अगर लेट्स सपोज मास्टर्स में हो जाता है एंड एवरीथिंग सारी हो जाती है, तो आप इधर आके मास्टर्स शुरू करें, लेकिन नेक्स्ट ईयर जो है PhD के अंदर अप्लाई कर दें, ठीक है। तो आपको वीजा की रिक्वायरमेंट जरूरत ही नहीं होगी, आप वो डिग्री छोड़ के आप PhD के अंदर जा सकती हैं। तो रेदर देन आप इस चीज के ऊपर स्टक रहें कि मैं ये करूं या ना करूं। जी जी प्लीज आप कंटिन्यू करें, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बाद में पूछती ओके ओके। रेदर देन आप इस चीज के ऊपर स्टक हो जाएं कि मैं इस चीज के ऊपर करूं या ना करूं, ये ठीक होगा या नहीं ठीक होगा, इस चीज के ऊपर स्टक होने से बेहतर है कि आप दोनों के अंदर कर दें और इधर आके आप जो है वो नेक्स्ट PhD के अंदर भी जा सकते हैं अगर आपका यहाँ पे आके हो जाता है तो। ओके। और इसका PhD के लिए अप्लाई करने का भी प्रोसेस सेम होगा जैसे मास्टर्स के लिए होता है, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन वगैरह और प्रोफेसर को ईमेल करना और इसके अलावा और भी सारा प्रोसेस जो आपने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, क्या ये PhD के लिए भी सेम होता है या फिर इसके लिए कोई और अलग से रिक्वायरमेंट भी होती है, जैसे मे बी देयर समथिंग लाइक पब्लिकेशंस और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी? देखिए, PhD का सिचुएशन ये होती है कि अगर मैं आपको इटली की बात करूं तो आपने अगेन इटली में जाए आपने मास्टर्स में अप्लाई करना है या PhD में अप्लाई करना है, आपने किसी प्रोफेसर को ईमेल नहीं करनी, आपने किसी का एक्सेप्टेंस लेटर नहीं करना, वो सारा एक्सप्लेन मैंने किया है चाइना एंड कोरिया के लिए, ठीक है।
यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है, यहाँ में आपने प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करना होता है बेसिकली पीआईटी के लिए। ये ऐसे ही है कि फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैंने बताया ना कि पीआईटी यहाँ पे एक जॉब, ऐसे सोचें कि एक कंपनी है, ठीक है, ने ये उस कंपनी ने वो प्लास्टिक सोचा कि हम ऐसा प्लास्टिक बनाएं जो है जो कम से कम को डिस्ट्रॉय कर रहा हो, ठीक है। उसके लिए उनको नैनो मटेरियल्स, नैनो साइंटिस्ट चाहिए होंगे, उसके लिए उनको सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लोग चाहिए होंगे जो कि उस चीज के ऊपर रिसर्च कर सकें और ऐसा मटेरियल बना सकें, ठीक है। तो आप बेसिकली वहां पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपका मास्टर्स का या बैचलर्स का काम जो है, ऑब्वियसली पीएचडी में अप्लाई करें तो मास्टर्स का होगा, मास्टर के अंदर आपने उसी के ऊपर काम किया हुआ है, नैनो साइंस के ऊपर काम किया हुआ है, नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया हुआ, आपको पता है कि मटेरियल कैसे बनता है या कौन सी कंपोजिशन होती है। तो बेसिकली आपने उस जॉब के लिए अप्लाई करना होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट बेस्ड यहाँ पे होती है, तो उसकी आपको सैलरी मिलती है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर होता है, इसमें आपने किसी प्रोफेसर को मेल नहीं करनी होती है, आपने अप्लाई करना होता है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंदर। उसके अंदर आपकी हर चीज़ के मार्क्स होते हैं, आपका सीजीपीए का मार्क्स होंगे, आपका कितने आर्टिकल्स हैं उसके मार्क्स होंगे, आपका स्टडी गैप कितना है उसके मार्क्स होंगे, ठीक है। फिर सबसे ज्यादा मार्क्स जो होते हैं वो आपके इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं पीआईटी की पोजीशंस के लिए, ठीक है। और हर प्रोजेक्ट के अंदर 2 या 3 लोग जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। ये बिल्कुल एक जनरलाइज सा मैंने पीआईटी का आपको बता दिया है, बाकी इसकी डिटेल जो होंगी ऑब्वियसली वो काफी ज्यादा होंगी। Okay, sir. Thank you so much. Abdul Basit, unmute yourself and ask your question. हेलो, बस आप बोल रहे हैं? Abdul Basit, ask your question. You are not audible. आई थिंक उनका इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट हम मूव कर लेते हैं, उन्होंने दोबारा पूछना होगा तो पूछ लेंगे। Okay, sir. Muhammad Haseeb, you unmute yourself and ask your question. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलमान भाई, मैं मटेरियल साइंस का स्टूडेंट हूँ और अभी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर का। तो जिस तरह से आपने बताया ना कि आपका भी लो सीजीपीए था, तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन चल रही है ना। तकरीबन डिग्री एंड भी हो जाना तब तक 3 तक हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना, उसके बाद का जो सीन है ना वो फिर यही है कि अपनी जो है ना मतलब जीपीए के लिहाज से यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करना और जो है ना उसके मुताबिक जो है ना मतलब सारा प्लान बनाना। थोड़ा सा मैं परेशान भी रहता था जब स्टार्ट में जो है ना थोड़ा जीपीए कम हुआ, अभी तक भी मतलब उस तरह से नहीं है जिस तरह से लड़कों का है। बहुत कुछ सुनना भी पड़ा, खैर वो यूनिवर्सिटी की बात है। तो मुझे ये बताएं कि कितने चांसेस है कि मैं भी आप तरह स्टूडेंट बन सकता हूँ जिस जो स्कॉलरशिप गेन कर सकता है, मतलब इटली में हो या अपने यूनिवर्सिटी अपने जीपीए के लिहाज से बंदा वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करे उस कंट्री की, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना दूसरी बात यह है कि बंदा उस लैंग्वेज सीख ले एटलीस्ट, उतनी नहीं मतलब एडवांस किस्म की। एक पूरा 1 साल है उसके अंदर जो है ना, एक साल के अंदर जो है ना मतलब वो कोशिश करे जितनी भी जो है ना मतलब लेवल सीख सकते हैं लैंग्वेज को सीख ले। कितना जो है ना मतलब चांसेस हो सकते हैं या मतलब ये हो सकता है कि जो है ना वो स्कॉलरशिप गेन कर सकते हैं सीजीपीए 3 से कम के साथ। शुक्रिया। देखें, बात यह है कि अगर किसी का जीपीए 3 से कम है या 3.5 से कम है या 4 से कम है, ठीक है, तो अब ये कुछ शायद लोगों को चीज़ बुरी भी लग जाए, लेकिन जो
फैक्ट है, वो फैक्ट है, ठीक है। क्योंकि मैं खुद उस चीज के अंदर फॉलो करता हूँ, तो मैं खुद इस चीज को, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? तो देखें, आपको अगर आपने डिग्री आपकी खत्म हो गई है और अब आप इस सिचुएशन पे हैं कि आपका लास्ट ईयर है या लास्ट सेमेस्टर, आपका सीजीपीए कम है, तो अब आप उसको रिवाइज तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते मैं दोबारा से जो है बैचलर के अंदर एडमिशन लूँ और इस सेमेस्टर से मैंने पढ़ना शुरू कर देना और मैंने आग लगा देनी है, ठीक है। अब आपके पास जो सिचुएशन है ना, आप उसको कंट्रोल करें। अगर आप इस सिचुएशन के अंदर आप अपनी 100% मेहनत करते हैं, ठीक है। अगेन देखें, मैंने जैसे उसके अंदर भी एक्सप्लेन किया कि आपकी किसी भी सिचुएशन के अंदर कोई भी की हुई मेहनत जो होती है वो ज़ाया नहीं जाती, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट पे भी आप अपनी 100% मेहनत करते हैं, ठीक है, प्योर इंटेंशन के साथ करते हैं, तो मैं आपको अभी भी कह सकता हूँ कि आपकी 100% चांसेस हैं कि आप इस चीज़ को अटेन कर सकते हैं। लेकिन आपने फिर उसके अंदर जितनी मेहनत पहले कम की थी, उतनी ही मेहनत अब आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। अगेन वैसे ही है ना कि अगर किसी शख्स ने पूरी डिग्री के अंदर मेहनत की है और उसका 3.5 से ज़्यादा सीजीपीए चला गया, अब उसको इस पॉइंट पे मेहनत कम करनी पड़ रही है, ठीक है। लेकिन अगर पूरी डिग्री के अंदर मेहनत किसी ने थोड़ी सी कम कर ली है, तो अब उसको वही मेहनत इस पॉइंट पे ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि अगर आपसे पहले नहीं हुई या जो भी प्रॉब्लम थी, किसी की रियल इश्यूज से या आर्टिफिशियल इश्यूज से जो भी प्रॉब्लम थी, अब आपसे रह गया तो रह गया। लेकिन अगर इस पॉइंट पे आप अपना 100% देते हैं और इंटेंशन के साथ करते हैं, तो मैं आपको अभी भी कहता हूँ कि आपके 100% चांसेस हैं कि आप अटेन कर सकते हैं। Thank you, Salman. We got it. नो प्रॉब्लम। Tanzilur Rahman, unmute yourself and ask your question. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर सीजीपीए आपका कम है, अभी मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ बीएससी इंजीनियरिंग, तो अगर अभी वैसे 3.4 है मेरा, तो अगर समर लगा के अगर 3.5 से अबव जा रहा है, तो ये समर से जो सीजीपीए लिया हुआ होता है, तो ये इफेक्ट करता है उसमें स्कॉलरशिप गेन करने में कि इस बच्चे ने समर लगाया हुआ है या इसने नहीं लगाया? नहीं, बिल्कुल भी जीरो इफेक्ट, इस चीज का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ओके सर, थैंक यू। Muhammad Hasib, unmute yourself and ask your question. हाँ, मैंने सवाल पूछ लिया इब्राहिम भाई से। Now I take some questions from the chat box. I will read them one by one for our speaker to answer. First question from Tanzilur Rahman. For how much time we have to show that 25 to 30 lakh in our account for admission? मैंने इस चीज़ का पहले भी एक्सप्लेन किया है, लेकिन अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि मिनिमम आपका जो है 4 महीने का होना चाहिए। उससे ज़्यादा जितना हो जाए उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं। और मिनिमम मैंने आपको 25 लाख बताया, जितनी ज़्यादा अमाउंट हो जाएगी उतने ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो ये चीज़ मैंने मिनिमम थ्रेशोल्ड बताया है, इससे ज़्यादा जितना भी होगा उतने ज़्यादा उसके चांसेस वीज़ा रेशो के बढ़ते जाएंगे। Next question is from
Maliha, sir, kindly tell me for PhD program, how many publications should be done or necessary for getting admission? ये भी चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया पहले कि आप जब पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो आपका बेसिकली एप्लीकेशन का स्कोर बनता है, ठीक है। हर चीज़ का स्पेसिफिक स्कोर होता है, हर पब्लिकेशन का स्कोर इंक्लूड होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो आपका इंटरव्यू होता है, उसके मैक्सिमम स्कोर होता है, ठीक है। ये हर यूनिवर्सिटी का वेरी करता है, कुछ यूनिवर्सिटीज ने 1 मार्क रखा होता है, कुछ ने 2 रखे होते हैं, कुछ ने 3 रखे होते हैं पर पब्लिकेशन। ये क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। जब आप अप्लाई करते हैं एक पूरा डॉक्यूमेंट आता है जिसके ऊपर ईच एंड एवरीथिंग मेंशन्ड होती है पीआईडी में अप्लाई करने के लिए। उसके अंदर स्कोर कार्ड भी मेंशन होता है कि पर एप्लीकेशन कितना होगा, तो आप वहां से इजीली देख सकते हैं कि उस